मेरी पत्नी से शादी को 10 साल हो चुके थे। मैंने उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पिघला। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे उसके पहले प्यार वांग यू का हाथ थामे। एक कपल होटल में जाते हुए देखा। रात को जब वो घर लौटी तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने बस एक तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। उसने उन्हें उठाकर अपने सामने देखा, फिर कांपते हुए हाथों से उन्हें मेज पर रख दिया और गुस्से में मुझसे बोली, मुझे बताओ तलाक क्यों लेना चाहते हो। मैं गुस्से में बोला, तो तुम मुझे बताओ कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ इतनी नजदीकियां रखते हुए बर्दाश्त कर सके। शेनजियाई बोली, लिन यू, तुम जानते हो हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम लगभग भाई बहन जैसे हैं, तलाक ले लेते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर शेनजियाई को रोक दिया। मैंने कहा, मैंने तुमसे 10 साल तक प्यार किया, अगर तुम्हारा दिल पत्थर का भी होता तो अब तक पिघल जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे हमेशा बेवकूफ बनाया। शेनजियाई बोली, लिन यू, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारा दिल आखिर है कहां, या फिर ये बताओ क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था। शेनजियाई चुप रही। वो बोली, लिन यू, मेरे और वांग यू के बीच मैं कसम खाकर कहती हूँ हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ है। मैं सिर्फ कारोबार में उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। मैं बोला, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, बहुत ही मामूली। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दिल से कभी मुझे अपने लायक नहीं समझा। मेरे ससुर ने पैसों के दम पर तुम्हें बांध कर रखा ताकि हमारी शादी बनी रहे, और तुम उन्हीं पैसों से वांग यू की मदद करती रही। ये कहते हुए मैंने गुस्से से शेनजियाई की तरफ देखा, और तुमने मेरे प्यार का इस्तेमाल करके मुझे ही अपने काबू में रखा। क्या ही शानदार चक्र है। तो क्या मैं सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला इंसान था। हाँ, तुम बहुत शर्मनाक हो। मेरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था और मेरी हंसी भी पागलों जैसी लग रही थी। शेनजियाई बोली, लिन यू, पहले शांत हो जाओ। मैंने गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए एक एक शब्द साफ कहा, खुद को धोखा मत दो और मुझे भी मत धोखा दो। मैं जानता हूँ तुम हमेशा से उसी का इंतजार करती रही हो, बस मेरे ससुर के दबाव की वजह से। तुमने कभी तलाक की बात करने की हिम्मत नहीं की। प्यार के मामले में हम दोनों ही हार चुके हैं। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। मैं खुद तलाक की पहल कर रहा हूँ, शायद इससे मेरे ससुर के सामने तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हो जाए। दोनों के बीच फिर से सन्नाटा छा गया। साइन कर दो। शेनजियाई तलाक के कागजों को घूरती रही और खोई हुई सी रह गई। मेरी पूरी जवानी तो मैंने तुम्हें दे दी। मैं जोर से हंस पड़ा। हाँ, तो क्या मेरी पूरी जवानी कुत्तों को खिला दी गई थी। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर अचानक खड़ा हो गया। शेनजियाई, मुझे एक रास्ता दे दो, ठीक है। 10 साल तक तुम्हारा हमसफर रहने के नाते और 10 साल तक तुम्हारे लिए खाना बनाने वाले इंसान के नाते मैं सिर्फ वही सामान ले जाऊंगा जो मैंने खुद खरीदा है। इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपने खरीदे हुए कपड़े और अपनी कार ले जाऊंगा, बस इतना ही। मेरी बातों ने शेनजियाई के घमंड पर गहरी चोट कर दी। ऐसा लगा जैसे उसके सामने आखिरी पर्दा भी हट गया हो। इतने सालों में मैंने कभी उसके साथ इस तरह बात नहीं की थी। मैं हमेशा चुप रहता था, कई बातें जानते हुए भी कभी जुबान पर नहीं लाता था, ताकि हम दोनों की इज्जत बनी रहे। लेकिन आज मैं इतना सीधा और अटल था कि शेनजियाई पूरी तरह घबरा गई और मेरी बातें उसके घमंड को बुरी तरह चोट पहुंचा रही थी। शेनजियाई की दुनिया में कभी किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। शेनजियाई ने तलाक के कागज कसकर पकड़ रखे थे। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंधी थी कि उंगलियों की गांठें उभर आई थीं। उसने कलम उठाई और गुस्से में अपना नाम लिख दिया, फिर मुड़ी और डाइनिंग टेबल छोड़कर सीधे ऊपर चली गई। मैं खड़ा हुआ, तलाक के कागज उठाकर अपने बैग में रख लिया। अपना सामान समेटने के बाद मैंने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सीढ़ियां चढ़ती हुई शेनजियाई एक पल के लिए रुकी, फिर तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। मैंने डाइनिंग टेबल साफ की, बर्तन धोए, अपने हाथ पहुंचे, फिर पहली मंजिल पर एक चक्कर लगाया, मुख्य दरवाजा बंद किया और दूसरी मंजिल पर चला गया। अपने कमरे में जाकर चारों ओर देखा। बुक शेल्फ पर शेनजियाई के दिए हुए उपहार एक कतार में करीने से रखे थे। मैं उन सभी तोहफों से जुड़ी यादों को एक एक करके याद करता रहा। आखिर में मैं शेनजियाई के कमरे के दरवाजे तक गया, फिर नीचे बेसमेंट की पार्किंग में पहुंचा। कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ देर इंतजार किया, फिर एक सिगरेट निकाली, उसे जलाकर पीने लगा। मैंने मोबाइल निकाला और फैटी को फोन लगाया। बाहर आ, मेरे साथ थोड़ी शराब पी, पुरानी वाली जगह। मैं कार लेकर निकल पड़ा। दूसरी मंजिल पर जिस कमरे में मैं पहले रहता था उसकी लाइट नहीं जली। शेनजियाई खिड़की के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। जब से मैं घर से निकला और मेरी कार की रोशनी पूरी तरह ओझल हो गई, तब तक वो वहीं खड़ी रही। उस रात हम मामा प्राइवेट किचन में मिले। मैंने इतनी शराब पी कि पूरी तरह नशे में धुत हो गया। मैं बुरी तरह टूट चुका था। असल में मैं खुद ही नशे में डूब जाना चाहता था। फैटी ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। काफी मेहनत के बाद वो मुझे होटल तक ले गया। उसने बेड साइड टेबल पर मिनरल वाटर की बोतल रखी। सब कुछ ठीक करके वो कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। सूरज की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर धब्बेदार किरणों की तरह मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अगर मैं सालों से मेहनत मजदूरी करने वाला और शराब का आदी न होता तो शायद इतनी जल्दी उठ ही नहीं पाता। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और कार चलाकर कंपनी पहुंच गया। जैसे ही कंपनी पहुंचा, सुना कि कंपनी कर्मचारियों की छांटनी करने वाली है। थोड़ी ही देर बाद लीडर का फोन आया और मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। मैंने सिगरेट जेब में रखी और उसके ऑफिस में चला गया। दोपहर को एचआर ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुआवजे की रकम की गणना का तरीका समझाया, मेरी नौकरी की अवधि और मिलने वाले मुआवजे की राशि की पुष्टि की। फिर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। फिर मुझे बताया गया कि अगले दिन आकर इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी कर देना। अब उस जगह को अलविदा कहने का समय आ गया था जहां मैंने पूरे 10 साल काम किया था। यही मैंने स्कूल की मासूमियत से निकलकर समाज के नियमों को समझना सीखा। ये 10 साल, हर इंसान की जवानी के खत्म होने वाले 10 साल होते हैं। ये वही 10 साल होते हैं जब एक आम इंसान कीमत चुकाकर समाज के नियम समझ पाता है। मैं कंपनी पहुंचा, अपना निजी सामान समेटा, इस्तीफे के कागज लिए, एचआर, फाइनेंस और विभाग के प्रमुख से हस्ताक्षर करवाए। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। मैंने विभाग के सभी सहकर्मियों से विदा ली, सबके सामने झुककर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। फिर नीचे उतरकर कंपनी से निकलने लगा। पता नहीं कब मेरी अधीनस्थ हुई जीए पहले से ही पार्किंग में मेरा इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में काला बैग था। मुझे लगा उसमें सिगरेट होगी। मैं उसके पास गया, सामान कार में रखा, फिर मुड़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और हुई जीए को गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाई। हुई जीए की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, लीडर
अपना ख्याल रखना। मैंने भी उससे कहा जिंदगी और काम दोनों अच्छे से करना। मैंने कार स्टार्ट की, उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। इस विदाई में सिर्फ कंपनी के प्रति आभार नहीं था बल्कि अपनी जवानी की यादें भी थीं। दिल थोड़ा भारी था लेकिन अभी कुछ काम बाकी थे वरना मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। मैंने उयांग नाना को वीचैट पर संदेश भेजा और उससे वांग यू का फोन नंबर मांगा। फिर मैंने वांग यू को फोन मिलाया। दूसरी तरफ काफी शोर सुनाई दे रहा था। मैं बोला, वांग यू, मैं लिन यू बोल रहा हूँ, मिलते हैं। वांग यू पहले हंसा फिर बोला, जगह होगी हुआजोंग स्ट्रीट पेनिनसुला कैफे। मेरे जवाब देने से पहले ही उसने फोन काट दिया। मैं कार लेकर हुआजोंग स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। पेनिनसुला कैफे पहुंचने पर देखा वांग यू पहले से ही खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। मैंने एक लैटे मंगाई और उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं और शेनजियाई तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। वांग यू कॉफी को चम्मच से हिलाते हुए बोला, तुम्हें बहुत पहले ही उसे छोड़ देना चाहिए था। उसे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसके लायक नहीं हो। मैंने व्यंग्य से जवाब दिया, अगर वो मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हें खर्चा देने के लिए पैसे कहां से आते। वांग यू ने मुझे घूर कर देखा फिर तिरस्कार से मुंह फेर लिया और कॉफी हिलाता रहा। वह हंसते हुए बोला, प्यार में तुम सचमुच मूर्ख हो, एक निकम्मे आदमी। औरतों को सिर्फ छल से पाया जाता है, बेवकूफ। वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। मैंने कहा, मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम भी उसके लायक नहीं हो। मैं बेवकूफ हूँ लेकिन तुम तो कूड़े के ढेर का भी सबसे घटिया टुकड़ा हो, समाज का कलंक और इंसानियत का कचरा। यह सुनकर वांग यू भारी सांस लेने लगा। वो गुस्से से फटने ही वाला था। मैं बिना रुके बोलता रहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे जलता हूँ। कितनी हंसी की बात है, समाज का एक अच्छा और सीधा इंसान तुम जैसे कचरे से जल रहा है। इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी। वांग यू हंस पड़ा, तुम बिल्कुल देहाती हो, तुम औरतों का दिल क्या समझोगे। उसने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब जबकि तुम दोनों का तलाक हो चुका है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। औरतों को धोखे से जीता जाता है। वे ताकतवर आदमी को पसंद करती हैं। उन्हें किसी के नेतृत्व में रहना अच्छा लगता है। उन्हें जोश पसंद है। तुम्हें चाल चलना सीखना होगा। थोड़ा चोट पहुंचाओ फिर थोड़ा मनाओ, समझे। तभी तुम अपनी पसंद की औरत का दिल जीत पाओगे। इस मामले में तुम बिल्कुल निकम्मे हो। वांग यू ने नाक सिकोड़ते हुए तिरस्कार से कहा। शायद उसे लगता था कि औरतों को रिझाने में वो बहुत बड़ा उस्ताद है और लोगों को सीख देना उसे बहुत पसंद था। थोड़ा सोचकर वो फिर बोला, शेनजियाई जैसी औरत कभी किसी सीधे सादे आदमी को पसंद नहीं करती। उसे सिर्फ बदमाश लड़के पसंद आते हैं क्योंकि सिर्फ वही उनके दिल की चाहत जगा सकते हैं। अगर किसी औरत के दिल में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है तो 100 साल तक उसके साथ सोने का भी कोई फायदा नहीं। मैंने भी बुझी हुई आंखों से सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया, आगे बोलो। वांग यू कुछ पल रुका, कॉफी का एक घूंट पिया फिर बोला, जब ऐसी औरत किसी ऐसे आदमी को बदलने या अपने काबू में करने की सोचती है जिसे वो बदमाश समझती है, उसी पल वो खत्म हो जाती है। वो प्यार के भंवर में फंस जाती है। यही सदियों से चला आ रहा नियम है। ऐसा लग रहा था मानो वांग यू ने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। वो लगातार बोलता गया, अपने और शेनजियाई के बचपन के साथ बड़े होने की बातें बताने लगा। मैंने दुखी होकर उसकी बात बीच में रोक दी। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। यह सुनकर वांग यू भीतर ही भीतर उलझ गया। उसने अपनी आधी जिंदगी में कई औरतों से प्यार किया था। उसके दिल में सबसे ज्यादा जगह शेनजियाई की नहीं थी। अगर होती तो वो बहुत पहले ही बदल जाता, अच्छा इंसान बन जाता। कम से कम शेनजियाई को उम्मीद तो देता। मैंने आगे कहा, अब इस मुकाम पर मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। वांग यू ने कुछ पल गंभीर होकर सोचा फिर बोला, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पैसा है। मैं अपने परिवार को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोला, एक नीच इंसान जिसने एक औरत की भावनाओं को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। वांग यू फिर भी तिरस्कार से हंस दिया। मैं गुस्से में मुड़ा और वहां से चला गया। कार में बैठा, सिगरेट जलाई, मोबाइल निकाला और अभी अभी हुई हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग वीचैट पर बिंगचेंग की एक चेन होटल को भेज दी। अगली सुबह सूरज की रोशनी मेरे शरीर पर पड़ रही थी। अलार्म बज उठा। मैं बिंगचेंग के बाहरी इलाके की सैर पर निकल गया। एक टूर ग्रुप के साथ कई जगह घूमता रहा। इतने सालों से बिंगचेंग में रहने के बावजूद मैंने कभी इस खूबसूरत शहर को ठीक से नहीं देखा था। शादी के बाद शेनजियाई हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। उसे कभी मेरे साथ घूमने का समय नहीं मिला। मैं चारों तरफ के नजारे देखता रहा। धीरे धीरे मेरा मन हल्का होने लगा। समय तेजी से बीतता गया। तलाक की तारीख भी धीरे धीरे पास आने लगी। आखिर वो दिन आ ही गया। अब मुझे अपने अतीत को अलविदा कहना था। नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। मैंने वीचैट खोला, शेनजियाई की चैट खोली और लिखा, कल सुबह 8 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलना। अगले दिन मैं तैयार होकर कार से निकला। रास्ते में धीरे धीरे चलता हुआ करीब आधे घंटे बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। मैं शेनजियाई का इंतजार करने लगा। सुबह 7:58 पर शेनजियाई अपनी पैनामेरा से उतरी और धीरे धीरे गेट की ओर चलने लगी। 1 महीने बाद उसे देखा। वो पहले की तरह ही गरिमामयी, शांत, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लग रही थी। मैं वहीं उसका इंतजार करता रहा। जब वो गेट तक पहुंची हम दोनों साथ साथ खड़े हो गए। इस दौरान हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेनजियाई ने मेरी ओर देखा, फिर नजरें फेर ली और हम दोनों अंदर चले गए। नंबर आने पर हम मध्यस्थता कक्ष में गए। दोनों ने मध्यस्थता से इनकार कर दिया। दस्तावेज जमा किए, फॉर्म भरा। स्टाफ ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी इच्छा से तलाक ले रहे हैं। हम दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ। हमने हस्ताक्षर किए, तलाक का प्रमाण पत्र लिया। फिर दोनों बाहर निकल आए। शेनजियाई की कार के पास पहुंचकर हम दोनों रुक गए। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना। मैंने एक बार गहराई से शेनजियाई की ओर देखा। उसके होंठ हल्के से खुले, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मैं अपनी कार की ओर बढ़ गया। लिन्यू, शेनजियाई ने मुझे पुकारा। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज पीछे से सुनाई दी। वो तेजी से मेरे पीछे आई और पीछे से मुझे कसकर
गले लगा लिया। 10 साल तक साथ रहने वाले इंसान से बिछड़ने का पल था। शेनजियाई अपने भीतर उठ रही, उलझी हुई भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये मेरे प्रति अपराध बोध था, अपने लिए पछतावा, या फिर अपनी तयशुदा जिंदगी के टूट जाने का डर। उस पल वो बस मुझसे ठीक से विदा लेना चाहती थी। क्या मुझे एक बार तुम्हें गले लगाने दोगे? मेरी पीठ के पीछे से शेनजियाई की कांपती हुई आवाज आई। उसकी आवाज भी कांप रही थी और वो खुद भी। मैं मुड़ा और शेनजियाई की ओर देखा। उसकी लंबी पलकें, हल्के से बंद लंबी आंखें। मैंने अपनी बाहें फैलाई और शेनजियाई को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे कसकर गले लगाया। कुछ पल बाद मैंने उसके कंधे और पीठ पर हल्के से हाथ फेरा, फिर उसके कंधों को पकड़कर धीरे से उससे अलग हुआ। उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए मैंने धीरे से कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो हम अजनबी बनकर मिले। मैंने धीरे से शेनजियाई को अपने से अलग किया, फिर बिना हिचकिचाए मुड़ गया। पीछे से आती उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर भी मैं नहीं रुका। मुझे लगा था कि मैं इतना मजबूत हूं कि इस पल का सामना कर सकता हूं, लेकिन इंसान अक्सर ऐसा ही सोचता है। हकीकत में सब कुछ उसकी उम्मीद के उलट होता है। मैं कार में बैठा और अनायास से गहरी सांस ली। गलत मोहब्बत का अंजाम। आखिरकार कुछ भी नहीं होता, आखिरकार कुछ भी नहीं बचता। मैंने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। आज से ठीक 10 साल पहले हम दोनों ने इसी जगह अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। आज भी वो दृश्य मुझे साफ साफ याद है। और आज 10 साल बाद हमने इसी जगह तलाक लिया। मैं चाहता था कि इन 10 सालों को भूल जाऊं। अगर बसंत की हवा को फूलों पर दया आती हो तो क्या वो मुझे अगले जन्म में फिर से एक नौजवान बनने का मौका दे सकती है? अगले दिन लॉन्गवांग विलेज के प्रवेश द्वार पर सड़क किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पुराने पॉपुलर के पेड़ अपनी बड़ी बड़ी पत्तियां हवा में लहरा रहे थे, घने और हरे भरे, जीवन से भरपूर। लेकिन उनका ये दृश्य मेरे मन की हालत से बिल्कुल उल्टा था। गांव के चारों ओर घने पेड़ों ने पूरे गांव को ढक रखा था। बस कहीं कहीं 2 मंजिला मकानों की छतें दिखाई दे रही थी, जिनसे गांव की पहचान हो रही थी। लॉन्गवांग विलेज के पश्चिम में समुद्र था। गांव से पैदल समुद्र तक पहुंचने में करीब आधा घंटा लगता था। पहाड़ के पास रहने वाले पहाड़ से रोजी कमाते हैं, समुद्र के पास रहने वाले समुद्र से। सड़क पर कई लोग इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ियों में समुद्र किनारे से गांव लौट रहे थे। मैंने पड़ोस की वो आंटी को देखा। कार का शीशा नीचे करके बोला, आंटी आज क्या लेकर आई हैं? वो मुस्कुराकर बोली, अरे लिन यू, तू आ गया? आज ताजा सीपी मिली है, खाएगा? तुझे एक बोतल दे देती हूँ। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद आंटी, हमारे घर में है। वो बोली, आज बहुत थक गया होगा, जल्दी घर जा। मैंने जल्दी से बात वहीं खत्म कर दी। मुझे डर था कि अगर बात आगे बढ़ी तो अगला सवाल यही होगा, शेनजियाई क्यों नहीं आई? क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? और अगर मैंने जवाब दे दिया तो यकीन था कि रात के खाने से पहले पूरा गांव सब कुछ जान जाएगा। किसी भी मीडिया से ज्यादा तेज गांव की बातें फैलती हैं। जब मेरी और शेनजियाई की सगाई हुई थी तो 1 घंटे के अंदर पूरा गांव जान गया था। मेरे अनुभव के अनुसार गांव के प्रवेश द्वार से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। अगर कोई जान पहचान वाला रोक भी ले तो कोई बहाना बनाकर फौरन निकल जाना चाहिए। गांव की खबरें फैलाने वाले लोग असल मीडिया से भी बड़े होते हैं। बिना किसी मुनाफे के अपने आप पूरी लगन से काम करते हैं और उनकी रफ्तार कमाल की होती है। खासकर सिर पर दुपट्टा बांधे मध्यम उम्र की चाचियां और आंटियां कई मामलों में वे युद्ध संवाददाताओं से भी आगे होती हैं, खासकर दूसरों की निजी बातों के मामले में। लेकिन इस समय मेरे मन में इससे भी बड़ा डर था। मैं कार चलाकर अपने घर के आंगन में पहुंचा। आंगन के पूर्वी हिस्से में एक छोटी सी सब्जियों की क्यारी थी। मौसम की हर तरह की सब्जी खूब अच्छी तरह उग रही थी। जियांग फेंगिंग ने कार की आवाज सुनी। वो ड्राइंग रूम से बाहर आई, मुझे अकेले देकर जल्दी से मेरे पास आई और पूछा, लिन्यू तू अकेला कैसे आ गया? शेनजियाई कहाँ है? मैंने धीमे स्वर में कहा, वो काम में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। जियांग फेंगिंग मेरा सामान घर के अंदर ले गई, फिर बोली, न कोई त्योहार है न कोई खास दिन, इतना सामान क्यों ले आया? मैं बोला, काफी समय से घर नहीं आया था। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं बोला, माँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने पूरे धैर्य से और एक एक बात साफ बताते हुए अपनी और शेनजियाई के तलाक की पूरी कहानी माँ को बता दी। जियांग फेंगिंग शब्द रह गई। काफी देर तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो उठी और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वो बाहर नहीं आई। मुझे डर लगा कि कहीं वो अकेले में टूट न जाए। मैं उसके कमरे में गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, एक झाड़ू का डंडा सीधे मेरी तरफ आया। लेकिन अगले ही पल जियांग फेंगिंग ने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो मेरे सिर पर वैसे ही हाथ फेरने लगी जैसे बचपन में मुझे सुलाते समय फेरती थी। अगर उस समय वो अपनी जिद पर अड़ी न होती तो उसका बेटा आज इस हालत में नहीं पहुंचता। इतना सुंदर बेटा धीरे धीरे संघर्ष करते करते मध्यम उम्र का हो गया, न कोई संतान हुई और आखिर में यह अंजाम मिला। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वो धीरे से बोली, बेटा माँ तुझसे माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद मुआवजे के पैसे आखिरकार मेरे खाते में आ गए। खुश होते ही मैंने तुरंत वे पैसे माँ के बैंक खाते में भेज दिए। फिर मैंने वीचैट खोला, अपनी बहन बिंगलियांग याई को 8,888 युआन भेजे। संदेश लिखा, दीदी लाल लिफाफा स्वीकार करो, तुम्हारे छोटे भाई ने हाल ही में थोड़ा पैसा कमाया है। कुछ ही देर में ट्रांसफर स्वीकार हो गया। दीदी ने जवाब दिया, धन्यवाद छोटे भाई। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। हर किसी को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां पसंद होती हैं। घर लौटे 5 दिन हो चुके थे। मैंने तय किया कि अब सफर पर निकलना चाहिए। शॉर्ट वीडियो देखते हुए मैं हमेशा दूसरों की यात्राओं और दूर के खूबसूरत नजारों से प्रभावित होता था। माँ की हिदायतें सुनकर मैं कार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। पहली मंजिल थी गिलिन। कहते हैं गिलिन की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं बिनचेंग एयरपोर्ट से रवाना हुआ। एक बार फ्लाइट बदलनी थी। कुल सफर करीब 6 घंटे का था। समय अभी काफी था। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में अपने और अपनी पूर्व पत्नी के घर के पास पहुंचा। मैंने कार सड़क किनारे रोक दी। अंदर की ओर देखा। दोपहर थी। सड़क पर लोग कम थे। इंसान अक्सर अपने दर्दनाक अतीत का सामना नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग उसे भूलने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से या उन जगहों से दूर भागते हैं जहां ऐसी यादें जुड़ी हों जिन्हें याद करना भी तकलीफ देता हो। इंसान भी दूसरे जीवों की तरह अपने फायदे की ओर जाता है और नुकसान से बचता है। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मैं भी अपनी पूर्व पत्नी से जुड़ी हर जगह और हर याद से दूर रहना चाहता था। लेकिन फिर भी मैं उस घर को आखिरी बार देखना चाहता था। सोसाइटी के गेट से मेरा पुराना कमरा और उसकी बालकनी साफ दिखाई दे रही थी। वो वही जगह थी जहां मैं कभी रात रात भर खड़ा रहता था। अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। अटारी की छत से धुआं निकल रहा था। क्या आग लग गई? लेकिन रसोई तो उत्तर दिशा में थी, दक्षिण में नहीं। दूर से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा। कार से 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन दौड़ते हुए वो भी लंबा लग रहा था। जैसे जैसे ऊपर पहुंचा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। कोई फोन करके फायर ब्रिगेड बुला रहा था, कोई बाल्टी लेकर
खड़ा था, लेकिन अंदर जाकर किसी को बचाने वाला कोई नहीं था। इस अमीर सोसाइटी के लोग अपनी जान बचाने में ज्यादा लगे थे। मैं हांफता हुआ गेट तक पहुंचा और पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा मैं लिन यू हूँ, क्या शेनजाई अंदर है? दरवाजे से काला धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। मैंने उनके हाथ से पानी की बाल्टी ली, पूरा पानी अपने ऊपर डाल लिया और सीधे अंदर भाग गया। मैं पहली मंजिल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, हैंडल खींचा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं खिड़की के पास गया, अंदर झांका, न कोई आवाज न कोई इंसान दिखाई दिया। सीढ़ियों के पास भयानक आग लगी हुई थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। मैं कांपने लगा। फिर आंगन के फूलों की क्यारी से एक ईंट उठाई और दरवाजे के शीशे पर दे मारी। एक बार, दो बार, तीन बार शीशा टूट गया। मैंने हाथ अंदर डालकर ताला खोला। दरवाजा खोलते ही अंदर घुस गया। शेनजाई! पहली मंजिल पर वो नहीं थी। मैं बेसमेंट की ओर भागा। पहली मंजिल से बेसमेंट जाने वाली लाल लकड़ी की सीढ़ियां जल रही थी। बेसमेंट का सोफा और लाल लकड़ी की चाय की मेज भी आग की लपटों में घिरी थी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, मेरे पूर्व ससुर ने इतनी महंगी लकड़ी से सजावट क्यों कराई थी? लेकिन सोचने का समय नहीं था। मैं पूरी ताकत से नीचे भागा। शेनजाई, तुम कहाँ हो? बेसमेंट में। पहले ही हवा कम आती थी, अब पूरा कमरा धुएं से भर चुका था। मैंने सोचा हो सकता है वो होम थिएटर वाले कमरे में हो। अब सांस लेना और मुश्किल हो रहा था। मैंने पूरी ताकत से केटीवी रूम का डबल दरवाजा धक्का दिया, वो नहीं खुला। मैंने पूरी ताकत से लात मारी, दरवाजा खुल गया। अंदर धुआं थोड़ा कम था। मैंने देखा शेनजाई नाक ढंके बार काउंटर के नीचे बिल्कुल हिल नहीं रही थी। दीवार के पास वाले सोफे पर दो आदमी और एक औरत अर्धबेहोश पड़े थे। उनमें से एक वांग यू था। मैंने पहले ये सुनिश्चित किया कि शेनजाई ठीक है या नहीं। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। मैं उसे उठाकर बाहर की ओर दौड़ा, सीढ़ियों की जलती रेलिंग से बचते हुए कहीं आग उसे छू न जाए। आखिरकार मैं उसे पहली मंजिल तक ले आया, फिर बाहर निकलकर फूलों की क्यारी के पास लिटा दिया। पड़ोसियों से पानी लिया, अपने ऊपर लगी आग बुझाई, फिर थोड़ा पानी उसके चेहरे पर डाला। धीरे धीरे शेनजाई को होश आने लगा। मैं उसके चेहरे पर हल्के से थपकी देते हुए उसका नाम पुकारने लगा। उसकी पलकों में हलचल हुई। मैंने फिर धीरे से थपथपाया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में धीरे धीरे पहचान लौट आई। मैंने पूछा, शेनजाई मैं कौन हूँ? वो बोली, लिन यू। मेरी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। मैं हांफते हुए मुस्कुराया, अच्छा है तुम्हें होश आ गया। फिर मेरा चेहरा सख्त हो गया। मैंने डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था अपना ख्याल रखना। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली। क्या परियों की कहानियां इतनी अच्छी लगती हैं? ये सुनकर शेनजाई रोने लगी। मैं चिल्लाया, अब रोना बंद करो बेवकूफ औरत, अपने ऊपर पानी डालो, मुझे वापस जाकर बाकी लोगों को बचाना है। पहले उस औरत को बाहर निकालूंगा, वो कमजोर है। मुझे डर है कि ऑक्सीजन की कमी से शेनजाई आंसुओं से भरे चेहरे के साथ मेरी हालत देख रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, लिन यू तुम ठीक हो? अगर नहीं हो तो जबरदस्ती मत करो। मेरा चेहरा कालिक से काला पड़ चुका था। मैं लगभग किसी अफ्रीकी की तरह दिख रहा था, बस मेरे सफेद दांत नजर आ रहे थे। मैंने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा और कहा, तुम जानती हो अगर मैं अंदर नहीं जाता तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इतना कहकर मैंने फिर अपने ऊपर पानी डाला और दोबारा अंदर भाग गया। अब जाकर शेनजाई को एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ था। मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो लगातार कांपने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, दूसरे आदमी को, वांग यू को सबसे आखिर में निकालूंगा। मुख्य दरवाजे से धुआं लगातार बाहर निकल रहा था। मैं टटोलते हुए नीचे उतरा। जब पहली मंजिल से बेसमेंट वाली सीढ़ियों तक पहुंचा तो जलती हुई लकड़ी के कई टुकड़े मेरे पैरों के नीचे टूटकर गिर गए। मैंने दांत भींच लिए और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो भी एक इंसान की जान थी। जलती हुई तपिश मेरे कंधों को झुलसा रही थी। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दर्द कर रहा था। फेफड़ों में ऐसा लग रहा था मानो कोई सुइयां चुभ रहा हो। बार बार चक्कर आ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर अभी फट जाएगा। मेरी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने भ्रम दिखाई देने लगे थे। बेसमेंट से पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों का आखिरी पायदान सामने था। मंजिल बस सामने थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर छलांग लगाई। मैं और मेरे कंधे पर पड़ा वो आदमी दोनों पहली मंजिल के फर्श पर गिर पड़े। वो आदमी दर्द से करा उठा। मैं भी करा उठा। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा थक चुका था। मैंने दांत भींचे, बाहों पर लगी चोट की परवाह किए बिना फिर से उस आदमी को कंधे पर उठाया। बस थोड़ी ही दूर पर रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया। हम दोनों फिर जमीन पर गिर पड़े। वो आदमी पहले गिरा, मैं उसके ठीक पीछे गिरा। जमीन पर गिरते समय मेरा सिर उसके सिर से जोर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। लिन यू तुम कैसे हो? अस्पताल चलो, शेनजाई घबरा कर पूछ रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दमकल की गाड़ियां आ गईं। दमकल कर्मी मास्क पहनकर पानी की तेज धार छोड़ते हुए अंदर घुसे। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी पहुंच गई। बेसमेंट में लगातार पानी डाला जाने लगा। आखिरकार दमकल कर्मी नीचे पहुंच गए। मुझे भी धीरे धीरे होश आने लगा। मैं आधी बेहोशी में उठकर बैठ गया। थोड़ी दूर देखा, शेनजाई उस पहली बचाई गई लड़की से झगड़ रही थी। मैं किसी तरह खड़ा हुआ, अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। लग रहा था कि कोई बड़ी चोट नहीं आई। मैं दोनों के पास चला गया। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मुझे पूरी बात समझ आ गई। उस लड़की ने शेनजाई की अनुमति के बिना उस हरामजादे वांग यू को वहां बुलाया था। फिर दोनों में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वांग यू ने आग लगा दी। वो चाहता था या तो सब साथ मर जाएं या फिर हीरो बनकर राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार बन जाए। लिन यू तुम्हें होश आ गया? कैसा लग रहा है? अस्पताल चलो। मैंने जमीन पर पड़े वांग यू की ओर देखा। मेडिकल स्टाफ उसे ऑक्सीजन दे चुका था और प्राथमिक उपचार कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह कालिक से काला हो चुका था, लेकिन सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने शेनजाई से कहा, आग से बचो, चोर से बचो और अपनी सहेली से भी बचो। देखो तुम्हारा बचपन का दोस्त और तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली सच में अन्न बर्बाद कर रहे हैं। उसकी सहेली गुस्से में बोली, चुप रहो, तुम जैसे देहाती की मुझे जज करने की औकात नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, काश मैं सिर्फ तुम्हें ही बचाता। उसी समय शेनजाई ने हाथ उठाया और अपनी सहेली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके गाल पर तुरंत हाथ का निशान उभर आया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। शेनजाई तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं मुड़ा और भीड़ में चलता हुआ आगे बढ़ गया। भीड़ के बीच मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जब विमान ने उड़ान भरी, उसकी तेज रफ्तार ने मुझे सीट से कसकर सटा दिया। मुझे बड़ा रोमांच महसूस हुआ। मैंने सोचा अगर बंजी जंप करूं तो शायद उससे भी ज्यादा रोमांच होगा। मौका मिला तो जरूर करूंगा। मैंने समय देखने के लिए हाथ उठाया, तभी ध्यान आया मेरी कलाई घड़ी। मैं शेनजाई को लौटाना भूल गया। ये वही घड़ी थी जो उसने हमारी सगाई पर मुझे दी थी। मैंने उसे 10 साल से भी ज्यादा समय तक
पहना। बाद में उसने मुझे कई महंगी घड़ियां दी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं उतारी। मैंने तय किया फ्लाइट से उतरते ही किसी SF एक्सप्रेस के दफ्तर से ये घड़ी उसे कुरियर कर दूंगा। भूलना है तो पूरी तरह भूलना होगा। इन दिनों अच्छी तरह आराम किया था, इसलिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूरे सफर में मैं कभी खाता, कभी पीता, कभी सो जाता। जब पैरों में सूजन असहनीय हो गई तब जाकर मैं गिलिन एयरपोर्ट पहुंचा। आखिरकार पहुंच गया। टूर मैनेजर द्वारा मिलवाई गई स्थानीय गाइड लड़की थोड़ी उदास नजर आ रही थी। मैं उसे साथ लेकर रिसेप्शन पर भुगतान करने गया। फिर हम होटल से बाहर निकले। उसका नाम मिलान था। आगे का पूरा कार्यक्रम मैंने उसी पर छोड़ दिया। उस रात हम एक पुराने शैली वाले गेस्ट हाउस में ठहरे। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल प्राचीन इमारत जैसा था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो उसकी सुविधाएं 4 सितारा होटल जैसी थी। सबसे बड़ी बात, कीमत बहुत कम थी। मिलान के डिस्काउंट कूपन की वजह से कमरा सिर्फ 398 युआन में मिला, लगभग आधी कीमत। मैं बहुत खुश था। तीसरे दिन हम शिली गैलरी गए, फिर युलोंग रिवर पहुंचे। नाव चलाने वाला आदमी बिल्कुल असली गिलिन का निवासी लगता था। गहरी आंखें, सफेद दांत और बहुत साफ मुस्कान। मैंने सोचा शायद ये सब इस जगह के माहौल की वजह से है। इतनी खूबसूरत जगह पर रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हैं। सच ही कहा गया है, जैसी धरती वैसे लोग। तीसरे दिन के आखिर में हम यिंजियांग गुफा भी गए। वहाँ एक कहावत मशहूर थी, जिसने यिंजियांग देख लिया उसे जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होती। तो उम्मीद है सब अमीर बने। पता ही नहीं चला एक हफ्ता कब बीत गया। इन दिनों शरीर तो बहुत थक गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा और मन दोनों शुद्ध हो गए हों। मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई थी। अभी वापस जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने मिलान की 20 दिन की कमाई के बराबर करीब 20,000 युआन की बुकिंग और बढ़ा दी। कम पड़े तो और दूंगा, ज्यादा हुए तो रहने दूंगा। मिलान खुशी से मेरे गाल पर हल्का सा चुम्बन दे बैठी। हम दोनों दोपहर का खाना खा रहे थे। मैं खाना खाकर कुर्सी पर टिक गया और टूथपिक से दांत साफ करने लगा। तभी मुझे विमान वाला रोमांच याद आया। मैंने तुरंत पूछा, मिलान यहाँ बंजी जंपिंग होती है? आज दोपहर जाना चाहता हूँ। उसने निवाला निगलकर रुमाल से मुंह पोंछा और बोली, हाँ 2 जगह होती है, एक नदी के ऊपर, दूसरी पहाड़ पर। लिंजे, कौन सी जगह चले? मैंने पूछा। जो पास हो। मैं सोच रहा था जल्दी वापस भी आ जाऊंगा। बंजी जंप के बाद आज का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, फिर होटल जाकर आराम करूंगा। मिलान बोली, पहाड़ वाली जगह ज्यादा पास है। ठीक है वहीं चलते हैं। मैंने बिल चुकाया। हम दोनों कार से निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद हम बंजी जंप पार्क पहुंच गए। फॉर्म भरा गया, बीमारियों के बारे में पूछा गया। सब ठीक होने के बाद मैंने पूछा, मिलान तुम जंप करोगी? अगर करना चाहो तो पैसे मैं दूंगा। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं पहले ही बहुत बार कर चुकी हूँ। मैंने उसकी ओर अंगूठा दिखाया। वो बाहर खड़ी होकर मुझे देखने लगी। स्टाफ मेरे शरीर पर सेफ्टी बेल्ट बांध रहा था। तभी मेरी नजर सुरक्षा लॉक के हुक पर पड़ी। वो थोड़ा टेढ़ा था। मैंने कहा, इसे बदल दीजिए। स्टाफ बोला, चिंता मत कीजिए, रोज ये 100 से ज्यादा बार इस्तेमाल होता है। आपके वजन में कोई समस्या नहीं होगी। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा ठीक है तुम लोग विशेषज्ञ हो। सेफ्टी बेल्ट बांधने के बाद मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो, और हर पल धड़कन तेज होती जा रही थी। सचमुच रोमांचक था। मैंने जोर से चिल्लाया, नई जिंदगी शुरू, और आंखें बंद करके कूद गया कानों के पास। हवा तेज आवाज करती हुई निकल रही थी। एड्रेनलिन तेजी से बढ़ गया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ऊपर खड़ी मिलान भी घबरा कर देखने लगी। मैं नीचे पहुंचा। सब लोग रस्सी के वापस उछलने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुरक्षा लॉक टूट गया। उस पल मुझे समझ आ गया, सब खत्म। मेरे दिमाग में बस 4 शब्द आए, सीधा मौत। अगले ही पल मिलान ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मुझे चीखने का भी मौका नहीं मिला। वो बदहवास होकर चीख पड़ी, रोते रोते टूट गई। उसकी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया था। उठ जाओ, कॉलेज जाने वाले हो, फिर भी इतने आलसी हो। माँ की तेज आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, गर्माहट भरी और सुहावनी। हवा में पेड़ों और फूल पौधों की खुशबू घुली हुई थी, जिससे इंसान चारों तरफ फैली जीवन की ऊर्जा में खो जाता था। मैं इस दुर्लभ मौके को बेहद कीमती मान रहा था। सीख रहा था महसूस करना, सीख रहा था जीवन को जीना। छोटे बाजार पहुंचा और खरीदारी की सूची निकाली। टोफू, पसलियां, झींगे, समुद्री घोंगे। मैं दाम देखकर हैरान रह गया। 100 से थोड़ा ज्यादा रुपए में सब आ गया। सारा सामान मोटरसाइकिल के बीच वाली जगह पर रखा। दोनों पैरों से दबाकर बाइक चलाकर घर लौट पड़ा। अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठकर गुनगुनाने लगा। अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर बैठकर तुम्हें कभी न डूबने वाले सूरज को दिखाने ले चलूं। मैं गाना गुनगुनाते हुए घर पहुंचा। माँ, मैं आ गया। दहलीज पार करने से पहले ही मैंने तेजी से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। अच्छा हुआ अंदर सिर्फ डोंग वेन हुआ थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन ज्यादा गर्म जोशी नहीं दिख रही थी। डोंग वेन हुआ उस लंबे चौड़े हैंडसम लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर धीरे से बोली, शायू तुम तो इतने बड़े हो गए हो, आओ जरा बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें करते हैं। जियांग फेंगिंग ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैंने माँ की तरफ शिकायत भरी नजर से देखा, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। डोंग वेन हुआ बोली, सुना है तुम भी फेंगचेंग पढ़ने जा रहे हो। मेरी बेटी फेंगचेंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस बार उसका 3रा साल शुरू होगा। उनकी आवाज बहुत शांत और कोमल थी, सुनकर मन को सुकून मिलता था। इस समय मेरी पूर्व सास गरिमामयी और शालीन लग रही थी। उनके लिए मेरे मन में सम्मान था। उन्होंने कभी मुझे अपने बेटे जैसा माना था, लेकिन शेन जियाई का नाम आते ही मेरा मन फिर से भारी हो गया। मैं बोला, हाँ माँ ने बताया था कि दीदी बहुत होशियार है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जियांग फेंगिंग रसोई में केकड़े भाप में पका रही थी, लेकिन कान पूरी तरह हमारी बातों पर लगे थे। डोंग वेन हुआ लगातार बातें करती रही। माँ के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई, बिल्कुल वैसे जैसे सास दामाद को देती है। मेरा सिर दर्द करने लगा। मेरे लिए जियांग फेंगिंग सबसे बड़ी दुश्मन थी। शेन जियाई जल्लाद थी, और ये तीनों मेरी नजर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। एक एक करके सबका इंतजाम करना पड़ेगा। मैं मन ही मन बोला, पिछले जन्म में तुम दोनों और तुम्हारी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस जन्म में भी वही सब। अगर तलाक नहीं हुआ होता तो मैं घूमने नहीं जाता। अगर घूमने नहीं जाता तो रोमांच ढूंढने भी नहीं जाता, और बंजी जंप भी नहीं करता। इस जन्म में मैं 2 काम कभी नहीं करूंगा। पहला, तुम्हारा दामाद नहीं बनूंगा। दूसरा, कभी बंजी जंप नहीं करूंगा। मैं बोला, आप लोग बैठिए, मैं कपड़े लेकर नहा कर आता हूँ। तभी दोनों एक साथ बोल उठी, मैं दोनों की तरफ देखने लगा। डोंग वेन हुआ और जियांग फेंगिंग ने एक दूसरे को देखा। फिर जियांग फेंगिंग बोली, जियाई तुम्हारे कमरे में सो रही है। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कई साल विभागाध्यक्ष रहने के बाद भी इतना बड़ा झटका संभालना मुश्किल था। मैंने नाराज होकर कहा, ठीक है बाद में बात करेंगे। माँ, मैं पापा को बुला लाता हूँ। इतना कहकर बाहर निकल आया। जहाँ कोई नहीं देख रहा था, वहाँ मेरा चेहरा पूरी तरह उतर गया। मैं लिन जंगुओं के साथ
साथ वापस लौटा। तब डोंग वेनहुआ ऊपर जाकर शेन जियाई को खाने के लिए बुलाने लगी। घर में घुसते ही सामने बैठा थी, एक तरफ रसोई, मैं खाना परोसने में मदद कर रहा था। तभी दोनों नीचे आई। मैंने उनकी तरफ देखा, मन चाहे जितना भारी था, फिर भी पहल करके बोला, नमस्ते, मेरा नाम लिन यू है, आप मुझे शायू कह सकती हैं। शेन जियाई एक पल के लिए चौंक गई मेरी बातें सुनकर। वो बोली, नमस्ते, पहली बार मिल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाई हूँ, जरा रुको। बस एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत पहले जैसी शांत हो गई, पहले से ज्यादा बातूनी लग रही थी। उसकी उम्र की लड़कियों जैसी चंचलता साफ दिख रही थी। मैं उसे दौड़ते हुए देखता रहा। उसकी पोनीटेल उछल रही थी, उसमें थोड़ी बहादुरी थी, थोड़ी मासूमियत, पिछले जन्म वाली ठंडक कम थी, जिंदगी की गर्माहट ज्यादा थी। वो 2 डिब्बे और 4 शॉपिंग बैग लेकर लौटी। ये तुम्हारे लिए 2 स्पोर्ट्स ड्रेस हैं, ये 2 जोड़ी जूते हैं, साइज जियांग आंटी से पूछ कर लिया है, जाकर पहनकर देखना। उसकी आवाज साफ और मधुर थी। मैंने दोनों हाथों से सामान लिया, धन्यवाद। सामान बैठक के कोने में रख दिया। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। जियांग फेंगिंग बार बार सार्वजनिक चॉपस्टिक से शेन जियाई की प्लेट में खाना रख रही थी। मैं नाक सिकोड़कर माँ को देख रहा था। सब लोग खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। मैं भी बीच बीच में बोल देता। ज्यादातर बातें 60 से 80 के दशक की थी। उस दौर में जिंदा रहना ही मुश्किल था। रात का खाना खत्म होने के बाद गांव वाले टहलने निकल जाते, कुछ लोग टीवी देखते। गांव के चौपाल पर हमेशा भीड़ रहती, लेकिन हमारे दोनों परिवार आंगन में ही बैठे रहे। मैंने मच्छर अगरबत्ती जला दी। सब लोग आराम से बातें करने लगे। शेन जियाई की माँ ने पूछा, इंजी दीदी, शायू जियाई से छोटा है ना? माँ बोली, हाँ, 3 साल छोटा, एक 82 का है। पूरी शाम शेन जियाई चुपचाप बैठी रही। मैंने मौका देखकर तुरंत बात बदल दी। आंटी, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है? डोंग वेनहुआ बोली, हाँ, शहर लौटने के बाद उसकी पापा से शादी हुई थी। उस समय परिवार नियोजन भी था और हम दोनों काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए सिर्फ जियाई है। उन्होंने संतुष्ट नजर से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें लग रहा था कि आदर्श दामाद मिल गया। मैं मुस्कुराकर बोला, अगर मैं आपका बेटा बन जाऊं तो? मैं आपको धर्म मां मान लूं, मेरी भी एक बड़ी बहन हो जाएगी, मैं अकेला भी नहीं रहूंगा। दोनों माएं एक साथ बोली, नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जियांग फेंगिंग बोली, तुम दोनों का रिश्ता तो जन्म से पहले ही तय हो चुका था। डोंग वेनहुआ ने भी सिर हिलाया। शेन जियाई ने चुपचाप दूसरी तरफ देख लिया। मैं माँ की तरफ देखने लगा, फिर पापा की तरफ, फिर डोंग वेनहुआ की तरफ। अब मुझे पूरा सच समझ आ गया। मैंने फिर धीरे से कहा, माँ, मुझे कोई पसंद है। जियांग फेंगिंग की आंखें गोल हो गई। क्या कहा? मैंने दोबारा कहा, मुझे कोई पसंद है। माँ की आवाज और ठंडी हो गई। एक बार फिर बोल। मैंने देखा, अब उनकी मुद्रा देखकर समझ गया, बस अब मार पड़ने वाली है। मैं तुरंत बोला, मजाक कर रहा था। लेकिन तभी मैं खड़ा हो गया और गंभीर होकर बोला, लेकिन दीदी का तो बॉयफ्रेंड होगा ना, और दोनों परिवार भी लगभग बराबर होंगे। माँ, आप जबरदस्ती रिश्ता मत जोड़िए। और डोंग आंटी, दीदी और उनके बॉयफ्रेंड को आप दोनों अच्छी तरह जानती हैं, है ना? जियांग फेंगिंग गुस्से से मुझे घूरने लगी। फिर बोली, जाकर नहा लेफ्टिनेंट, आज रात नीचे वाले कमरे में सोना। मैं तुरंत बोला, जी माँ, और वहां से फौरन भाग गया, क्योंकि हालात मेरे खिलाफ थे। भागना ही सबसे अच्छा उपाय था। रात में नहाने के लिए गांव में बड़े काले पानी के बैग इस्तेमाल होते थे। सुबह उन्हें धूप में भरकर रखा जाता, रात तक पानी गर्म हो जाता। मैंने बोर होकर शेन जियाई दिए हुए जूते निकाले, एक एडिडास, एक नाइकी। मोजे पहनकर जूते पहने, बिल्कुल सही फिट आए। एक एडिडास का सेट, एक नाइकी का सेट, जीन्स और 2 टी-शर्ट। मेरे लिए ये सब बहुत महंगा था। शेन जियाई पहले भी बहुत सुंदर थी, शांत, ठंडी, लेकिन अभी उतनी हुक्म चलाने वाली नहीं बनी थी। इस जन्म में मैं उससे कुछ भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसे देकर मेरे मन में कोई लालच नहीं था, न ही हीन भावना, बस एक सहज दूरी थी। गर्मी बहुत थी। गांव में रात को सिर्फ पंखा या हाथ का पंखा होता था, लेकिन गांव की शांति शहर से कहीं ज्यादा सुकून देती थी। अगली सुबह सूरज निकला, सुनहरी किरणें बादलों को चीरती हुई फैल गईं। मुर्गे बांग देने लगे। बीच बीच में वोंकाई के भौंकने की आवाज आती रही। गांव की धीमी जिंदगी मन को बहुत सुकून देती थी। मैं नीचे वाले कमरे में सोया था, रसोई पास थी, अभी उजाला भी नहीं हुआ था। माँ उठ चुकी थी, बर्तनों की आवाज लगातार आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा वही सब सुनता रहा। अचानक मन में एक अजीब सी खुशी भर गई। माँ का अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाना, शायद यही सबसे बड़ा प्यार है। तब सिर्फ सुबह के 5 बजे थे। शेन परिवार अभी सो रहा था। मैं रसोई में गया, धीरे से पूछा, माँ, क्या डोंग आंटी को आपने बुलाया है? क्यों? जियांग फेंगिंग ने ठंडी नजर से देखा। तेरे लिए बहू ढूंढ रही हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मन ही मन बोला, समस्या मेरी नहीं है, उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। अगर पिछले जन्म में ससुर मदद न करते तो शेन जियाई कभी मेरी नहीं होती। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बुजुर्गों की नजर बहुत तेज होती है। मैं सच में घर बसाने वाला इंसान हूँ। शेन जियाई की नजर कमजोर थी, ये मेरा नुकसान नहीं था, लेकिन 10 साल तो दोनों ने खोए। शायद दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई। मैं चूल्हे के पास बैठ गया। माँ सब्जी बना रही थी। मैं सोच रहा था, उन्हें कैसे समझाऊं कि जबरदस्ती का रिश्ता मत करवाओ। मैं बोला, माँ, पहले जमाने में किसी जमींदार की बेटी ने कभी मजदूर से शादी की थी? माँ ने घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं फिर बोला, माँ, पहले के घर जमाई को ससुराल में पीटते तो नहीं थे? उसे खाने को कुत्ते से अच्छा खाना मिलता था? माँ चुप रही, लेकिन कड़ाही चलाने की आवाज तेज हो गई। मैंने तीसरा सवाल भी पूछ दिया, माँ, पहले के घर जमाई रात को जमीन पर सोते थे या गायों के बाड़े में? बस इतना सुनना था। जियांग फेंगिंग ने गुस्से में जोरदार लात मार दी। मैं दर्द से चिल्लाया, अरे माँ, क्या कर रही हो? मैं मासूम चेहरा बनाकर बोला। माँ बोली, ढंग से बात कर। मैं तुरंत सीधा हो गया। फिर बोला, उनका सचमुच बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मना भी नहीं किया, दोनों बचपन से साथ हैं, समझ रही हो? माँ ने पूछा, तो तू क्या चाहता है? मैं बोला, गुस्सा मत होना, उनका परिवार बहुत अमीर है, वो खुद भी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है, वो मुझे क्यों पसंद करेंगी? और अगर कर भी लें तो मैं निभा नहीं पाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप ये रिश्ता छोड़ दें। मैंने गहरी सांस ली। इतने बड़े परिवार की लड़की के पीछे बड़े घरों के लड़के ही आएंगे। माँ, समाज में फर्क होता है, हम गरीब नहीं है, लेकिन उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती मत करिए। माँ चुपचाप सब्जी निकालकर बड़े बर्तन से ढकने लगी। मैं फिर बोला, माँ, कुछ तो कहो। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोली, जाकर 2 टमाटर तोड़ ला। मैं मुस्कुराया, शायद मेरी बात उनके दिल तक पहुंच गई थी। मैं टमाटर देकर बाहर आया। पापा जाल ठीक कर रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया, उन्हें सिगरेट दी, अपने लिए भी जलाई। उनके चेहरे पर अभी उम्र की इतनी लकीरें नहीं थी। उन्हें देखकर मन हल्का हो गया। लिन जेंगो ने पूछा, लड़की पसंद नहीं आई? मैं बोला, ऐसी बात नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अगर शादी हुई तो दोनों परिवार कभी खुश नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, उसका बचपन का प्रेमी है, आज तक रिश्ता नहीं टूटा। मैं कभी ऐसी शादी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करते, है ना पापा? उन्होंने लंबा कश लिया, धीरे से बोले, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, अब तेरी माँ को तू ही समझा। मैं बोला, ठीक है पापा। दोनों मिलकर काम करने लगे। पिछले जन्म में मैंने इन पलों की कदर नहीं की थी, लेकिन इस जन्म में हर पल अनमोल लग रहा था। उधर दूसरी मंजिल की बालकनी में शेन जियाई चुपचाप हमें देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी डोंग वेनहुआ उसके पीछे आकर बोली, जियाई, इतनी देर से क्या देख रही हो? लड़का अच्छा है ना? शेन जियाई झेप गई। माँ, क्या
क्या कह रही हैं? मुझे भूख लगी है, खाना खाएं? डोंग वेनहुआ मुस्कुराई। चलो। नाश्ते में था टमाटर अंडे का सूप, बीफ बन, अचार, दलिया, उबले अंडे। शायद जल्दी उठने या पुनर्जन्म की वजह से मुझे बहुत भूख लग रही थी। खाना खाकर मैंने मेज साफ की। थोड़ी देर बाद फिर सब लोग बातें करने लगे। मेरे मन में फिर आह निकली। अभी तक मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे। मैंने तय किया आज पापा के साथ ही रहूंगा। तभी जियांग फेंगिंग ने आवाज लगाई, शायू। मैंने जवाब दिया, आ रहा हूँ। मन नहीं था लेकिन वापस चला गया। माँ बोली, जियाई समुद्र किनारे जाना चाहती है, तुम उसे साथ ले जाओ। मैंने पहली बार शेन जियाई की तरफ ध्यान से देखा। डेनिम स्कर्ट, सफेद टी शर्ट, घड़ी, ये सब समुद्र किनारे जाने के लिए ठीक नहीं था। मैं बोला, माँ टोपी निकालो, मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म भी। फिर शेन जियाई से कहा, दीदी टोपी पहनना, पूरी बांह के कपड़े पहनना, घड़ी उतार देना, दस्ताने पहनना, नहीं तो धूप में जल जाओगी। स्पोर्ट्स शूज लाई हो? शेन जियाई बोली, जूते गाड़ी में है, बाकी सब तुम्हारी बात मानूंगी। मैं बोला, मैं दस्ताने लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। माँ से कहा, स्लीव कवर भी दे देना। डोंग वेनहुआ की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा क्या ख्याल रखने वाला लड़का है, लेकिन मैं मन ही मन हंस रहा था। तुम्हारी बेटी को मैं इस जन्म में कभी नहीं चाहूंगा। शेन जियाई तैयार हुई। हम दोनों निकल पड़े। लिन जंगो पहले ही जा चुके थे। मैं आगे चल रहा था। शेन जियाई एक कदम पीछे। वो लगातार मेरे किशोर रूप को देख रही थी। समुद्र की हवा तेज थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। लिन्यू, तुम्हारा एडमिशन फेंगचेंग यूनिवर्सिटी में हुआ है? कौन सा विषय? मैंने कहा, हाँ, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसने फिर पूछा, फेंगचेंग पहले कभी गए हो? दाखिले के समय मैं तुम्हें साथ ले चलूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं पहले ही दोस्तों के साथ जाने का वादा कर चुका हूँ, धन्यवाद। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, 4 साल वहां रह चुका हूँ। इस जन्म में मैं शेन जियाई से अपनी जिंदगी को दोबारा कभी नहीं जोड़ूंगा। इसलिए मैंने बिना झिझक उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शेन जियाई ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी साफ और दृढ़ता से मना कर दूंगा। वो नाराज नहीं हुई। फिर बोली, लिन्यू, उधर खेत में क्या उग रहा है? उसने मक्के की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो मक्का है, सुबह जो दलिया खाया था वही इससे बनता है। इसके बाद हम दोनों चलते रहे और रास्ते में दिखने वाली फसलों के बारे में मैं उसे बताता रहा। शहर में पली बढ़ी शेन जियाई के लिए ये सब बहुत नया था। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। करीब 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार दूर समुद्र दिखाई देने लगा। सामने विशाल समुद्र फैला हुआ था। दूर का पानी गहरे रंग का दिखाई दे रहा था। आज मौसम बिल्कुल साफ था। समुद्र शांत था। समुद्र तट पर काफी चहल पहल थी। घूमने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। ज्यादातर लोग समुद्र से अपना रोज का खाना जुटाने आए थे। प्रवेश द्वार के बाईं ओर दक्षिण दिशा में लंबा रेतीला तट फैला था। दाईं तरफ कीचड़ वाला किनारा और चट्टानें थीं। अधिकतर समुद्री चीजें दाईं तरफ ही मिलती थीं। समुद्र तल से लगभग 10 मीटर ऊंचा एक छोटा सा टीला था, जहां समुद्र से मिलती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें बाहर निकली हुई थीं। बीच में एक गहरी घुमावदार दरार थी, जिससे होकर सीधे नीचे समुद्र किनारे पहुंचा जा सकता था। लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, चलना आसान नहीं था। मैं सबसे आगे चल रहा था। पहले खुद नीचे उतरा, फिर रुककर देखने लगा कि शेन जियाई अकेले उतर सकती है या नहीं। लेकिन मैंने उसकी क्षमता को कम आंका था। उसकी चाल बहुत फुर्तीली थी, पैरों में भी अच्छा संतुलन था। मैं आगे बढ़ता, फिर रुककर उसे देखा। ऐसे ही बार बार करते हुए हम दोनों सुरक्षित नीचे पहुंच गए। मैं रास्ता दिखाते हुए उसे पहले सीपियां और समुद्री घोंगे ढूंढने ले गया। फिर पिताजी के पास जाने का सोचा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो कुछ समुद्री चीजें इकट्ठा करते हैं, दोपहर के खाने में एक और डिश बन जाएगी। इतना कहते हुए मैं शेन जियाई को देख रहा था। पिछले जन्म की तुलना में इस समय की शेन जियाई युवा ऊर्जा से भरी हुई थी। ऐसी लड़की किसे पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे सचमुच पसंद नहीं थी। शेन जियाई उत्साहित होकर बोली, ठीक है। मुझे अचानक लगा ये कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं। मैं जल्दी से बोला, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं करके दिखाता हूँ। फिर मैं उसे सिखाने लगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों को अच्छी खासी चीजें मिलने लगी। जब इंसान खुश होता है तो उसका पूरा चेहरा चमक उठता है। इस समय शेन जियाई बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। अपने दम पर मेहनत करना और खुद हासिल करना, यही उसका स्वभाव था। वो किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती थी। मैं उसे और मुश्किल जगह ले गया, जहाँ चट्टानों के बीच से होकर समुद्री घोंगे निकालने पड़ते थे। मुझे डर था कि कहीं वो गिर न जाए या पत्थरों से चोट न लग जाए, लेकिन शेन जियाई हाथ पैरों का सहारा लेकर बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। इस समय वो झुककर दोनों हाथों से एक चट्टान पकड़कर धीरे धीरे एक पैर दूसरी चट्टान पर रख रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से उसे कुछ बार देख लिया। हालांकि उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन उसकी लंबी टांगे और सुडौल शरीर उस पर बहुत आकर्षक लग रहे थे। मैंने तुरंत मन ही मन खुद को डांटा, छे कुत्ते जैसे आदमी। जख्म भरते ही फिर वही हरकत। मैंने खुद को तिरस्कृत किया और नजरें हटा ली। अमिताभ बुद्ध, समुद्री घोंघों पर ध्यान दो। करीब 1 घंटा बीत गया। हम दोनों की मेहनत से करीब 20 से ज्यादा अलग अलग आकार के सुगंधित समुद्री घोंघे मिल गए। शेन जियाई बेहद खुश थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, इस समय समुद्र कितना समृद्ध है। अगर ये पिछले जन्म का समय होता तो 1 घंटे में कुछ ही घोंघे मिलते। क्या उसमें खुश होने जैसी बात होती? लेकिन शेन जियाई अब भी पूरे जोश से लगी हुई थी। वो पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। चेहरे के दोनों तरफ कुछ बाल लटक आए थे। बालों के सिरों पर पसीने की 2 बूंदें ठहरी हुई थी। वो इतनी गंभीरता से काम कर रही थी कि उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। बिल्कुल पड़ोस वाली बड़ी बहन जैसा एहसास हो रहा था। उसने हाथ से टोपी ठीक की, फिर उंगलियों से बाल पीछे किए। उसकी चमकती आंखें मेरी तरफ देखने लगी। चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान थी। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसे कीचड़ और पसीने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। हम दोनों पिताजी की तरफ चल पड़े। मैं मन ही मन अपनी पहली योजना बनाने लगा। धीरे धीरे अपनी चाल कम की ताकि शेन जियाई मेरे बराबर आ जाए। फिर उसकी तरफ मुड़कर पूछा, दीदी क्या आपका बॉयफ्रेंड भी आपके ही कॉलेज में पढ़ता है? शेन जियाई रुक गई। उसने अपनी लंबी आंखों से मुझे देखा। मेरी साफ और जिज्ञासु नजर देकर उसने चुपचाप सिर हिलाकर नहीं कहा। मैंने दूसरा दांव चला, दीदी इतनी सुंदर है तो आपके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। शेन जियाई का चेहरा हल्का लाल हो गया, पता नहीं धूप की वजह से या मेरी बात से। उसने आंखों के कोने से मुझे घूरा जैसे डांट रही हो, फिर भी कुछ नहीं बोली। हम दोनों आगे चलते रहे। मैंने फिर कहा, दीदी अब से आप मेरी बड़ी बहन हुई। वैसे भी आपके पास एक छोटा भाई
और हो जाएगा। मेरे सच्चे चेहरे और दिल से निकली बात देकर शेंजियाई कुछ देर चुप रही, फिर कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो रुकी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है छोटे भाई। उस पल मेरे दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार पहली सुरक्षा दीवार तैयार हो गई। मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। इसके बाद हम दोनों की बातचीत भी पहले से ज्यादा होने लगी। बस पिछले जन्म के लोगों और घटनाओं का जिक्र करने से बचना था। हम पिताजी के समुद्र में काम करने वाली जगह पहुंच गए। मैं शेंजियाई को समुद्र में जाल खींचने का तरीका समझाने लगा और ये भी कि ज्यादा समुद्री सामान कैसे मिलता है। करीब आधे घंटे बाद पिताजी तैरता हुआ बड़ा ट्यूब खींचते हुए वापस आए। मैं तुरंत उसके ऊपर रखा थैला उतारने लगा। फिर शेंजियाई को मछलियों और झींगों की अलग अलग किस्में समझाने लगा। समुद्री सामान ताजा रखने के लिए उसे समुद्र के पानी से भरी बाल्टी में रखना पड़ता था। जो ट्यूब इस्तेमाल होता था वो बड़े ट्रक के टायर की अंदरूनी ट्यूब होती थी। हवा भरने के बाद उसकी तैरने की क्षमता बहुत ज्यादा होती थी। बीच का हिस्सा रस्सियों से जाल की तरह बुना जाता था। उथले समुद्र में ये बहुत काम आता था। एक रस्सी पकड़कर पूरा सामान आसानी से खींचा जा सकता था। शेंजियाई को समुद्री खाना बहुत पसंद था। मछली, झींगे और सीपियां, सब कुछ। इतना सारा समुद्री सामान देकर वो बहुत खुश हो गई और पूरी लगन से उन्हें अलग अलग करने लगी। फिर उसने पूछा, लिनयू, इस मछली का नाम क्या है? इसे कैसे खाते हैं? मैंने कहा, यहाँ इसे पांगतो मछली कहते हैं क्योंकि इसका सिर बड़ा होता है और शरीर पतला। इसे सुखाकर खाना सबसे अच्छा रहता है। पहले पेट साफ करते हैं, फिर अच्छी तरह धोते हैं, नमक लगाकर धूप में सुखाते हैं। जब पूरी तरह सूख जाए तो तेल में तलते हैं और बड़े मक्के के दलिये के साथ खाते हैं। बहुत स्वाद आता है। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर खाना है तो माँ से तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। शेंजियाई ने खुशी से सिर हिला दिया। इसी बीच पिताजी फिर समुद्र में उतर गए। इस बार उन्होंने ऊंचे बांस के स्टिल्ट पहन रखे थे। उन्हें गहरे पानी में रखे जाल निकालने थे। बिना स्टिल्ट के जाना मुश्किल था। शेंजियाई समुद्र की तरफ देखती रही, धैर्य से इंतजार करती रही। उसे नई नई समुद्री चीजें देखने की उत्सुकता थी। करीब 1 घंटे बाद पिताजी लौट आए। इस बार जाल में समुद्री घोंगे, लाल केकड़े और तैरने वाले केकड़े थे, जिन्हें यहाँ उड़ने वाला केकड़ा भी कहते हैं। इस बार मैंने शेंजियाई को हाथ लगाने नहीं दिया। मुझे डर था कि कहीं केकड़ा उसे काट न ले। उसकी नाजुक त्वचा थी, मजाक की बात नहीं थी। खासकर लाल केकड़े के बड़े पंजे, अगर उंगली पकड़ लें तो खून निकल आए। मैं जल्दी जल्दी सामान अलग करने लगा और बाल्टियों में भरने लगा। उस पल समुद्र से मेहनत करके कुछ पाने की जो संतुष्टि होती है वो अपने आप मन में भर गई। शायद यही हमारे प्राचीन लोगों से मिली विरासत है। मेहनत का फल मिलता है भोजन, और संतोष इस बात का होता है कि कल खाने की चिंता नहीं रहेगी। प्राचीन समय से ही इंसानों ने बचत करना सीख लिया था। उस सुबह की मेहनत पूरी तरह सफल रही। इस दौर की शेंजियाई बहुत खूबसूरत थी। उस समय मैं सिर्फ एक किशोरी देवी जैसी उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। उसी समय मुझे लगा कि मेरी तय मौत की किस्मत का बंधन खुल गया है। दोपहर हो चुकी थी। समुद्र किनारे काम करने वाले लोग अपना सामान समेटकर घर लौटने लगे। लिन फ्यू अपनी 3 पहिया मोटरसाइकिल पर औजार और समुद्री सामान लाद कर निकल गया। हम दोनों भी टहलते हुए घर की ओर लौटने लगे। ज्वार चढ़ने लगा था। लहरें धीरे धीरे ऊंची हो रही थी। रास्ते में हमारी बातें भी बढ़ने लगी। मुझे लगा कि हमारे रिश्ते पर जो बंधन मैंने लगा दिया था उसके बाद मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। और शेंजियाई एक जिज्ञासु बच्चे की तरह हर चीज में दिलचस्पी ले रही थी। हंसते बोलते हम दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर कपड़े बदले, नहाए। दोपहर के खाने में लगभग सब कुछ समुद्री भोजन था। खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी डोंग वेनहुआ ने कहा कि अब उन्हें शहर लौटना चाहिए। जियांग फेंगिंग ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन डोंग वेनहुआ ने विनम्रता से मना कर दिया। शहर लौटते समय लिन परिवार ने उनकी कार पूरी तरह भर दी। सूखी नमकीन मछली, सूखे शंख, सूखी छोटी मछलियां, जमी हुई मछली, ताजी मछली, झींगे और झींगा पेस्ट। कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह भर गया। डोंग वेनहुआ मुझे अपने पास बुलाकर ध्यान से देखने लगी। उसकी स्नेह भरी नजर मुझे पिघला देने जैसी थी। कुछ देर बाद बोली, जब बिंगचेंग आओ तो आंटी को फोन करना। आंटी तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेगी। ये लो तुम्हारे कॉलेज में दाखिले का लाल लिफाफा। मेरे मना करने से पहले ही उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। मैंने हाथ से मोटाई महसूस की। रकम कम नहीं थी। मैं खुशी से बोला, धन्यवाद। मुझे पिछले जन्म के सास ससुर का प्यार याद आ गया। एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। मैंने डोंग वेनहुआ से कहा, क्या आपको सच में बेटे की कमी नहीं है? देखिए, मैं मेहनती हूँ, मीठा बोलता हूँ, दिल का अच्छा हूँ, जिम्मेदार भी हूँ। जरा सोचिए ना। डोंग वेनहुआ ने मुझे घूरा। धीरे से बोली, चल हट, अच्छे से पढ़ाई करना, फुर्सत मिले तो हमारे घर आना, तुम्हारी अच्छी खातिर करेंगे। फिर उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जियांग फेंगिंग से विदा ली। शेंजियाई और डोंग वेनहुआ कार में बैठ गई। जियांग फेंगिंग उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने गई। हम सब कार को दूर जाते हुए देखते रहे। मैं माँ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। 20 साल से भी ज्यादा समय तक माँ और डोंग वेनहुआ का संपर्क बना रहा। पहले चिट्ठियों से, फिर फोन से। वो उस दौर की सच्ची दोस्ती थी। आजकल लोगों के पास एक दूसरे का नंबर होता है, फिर भी कई साल तक बात नहीं होती। पहले के समय में गाड़ियां धीमी थी, जिंदगी धीमी थी, और लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान से प्यार करते थे। आज हर चीज तेज हो गई है। कई बार प्यार भी फास्ट फूड जैसा हो गया है। मैंने तय किया, मैं एक सच्चा और साफ प्यार ढूंढूंगा। अगर नहीं मिला तो समझौता नहीं करूंगा। मैं उसी इंसान को चुनूंगा जो सच में मेरी परवाह करे, जिसके साथ दोनों तरफ से प्यार हो। गर्मियों की हवा धीरे धीरे बह रही थी। मैंने सारे भारी विचार छोड़ दिए। जब मन पर कोई बोझ न हो तो पूरी दुनिया बड़ी लगती है। सबसे जरूरी चीज खुश रहना है। दोपहर की धूप बहुत तेज थी, खासकर दक्षिण की ओर जाने वालों के लिए। डोंग वेनहुआ कार चला रही थी। उन्हें धूप का चश्मा पहनना पड़ा। कार के अंदर एसी चल रहा था। ठंडी हवा बहुत आराम दे रही थी। उन्होंने हल्के से सिर घुमाकर अपनी बेटी की ओर देखा, फिर सड़क पर नजर रखते हुए पूछा, बेटी गांव अच्छा लगा? शेंजियाई ने याद करते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा लगा। सब कुछ नया नया था। मन भी बहुत हल्का हो गया। अगर फिर मौका मिले तो दोबारा चलोगी? हाँ जरूर। समुद्र किनारे सामान ढूंढना बहुत मजेदार था। फिर उसने पूछा, माँ कल रात आप और जियांग आंटी जिस बचपन की सगाई की बात कर रही थी वो क्या है? डोंग वेनहुआ ने कार सड़क किनारे रोक दी। उन्होंने पूरी कहानी बतानी शुरू की। जब वो युवावस्था में गांव भेजी गई थी तब वहाँ खाना भी पूरा नहीं मिलता था, रहना भी मुश्किल था। उस समय जियांग परिवार गांव के गिने चुने परिवारों में था जो पेट भर खाना खा लेते थे, क्योंकि घर में 4 बड़े भाई थे। जियांग फेंगिंग सबसे छोटी
छोटी बेटी थी। उस दौर में जिस घर में ज्यादा बेटे होते थे उसे कोई आसानी से तंग नहीं करता था। जियांग फेंगिंग स्वभाव से तेज और निडर थी। वो अक्सर शांत स्वभाव वाली डोंग वेनहुआ की मदद करती थी। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वो उसके हिस्से का काम भी कर देती थी। एक सर्दियों में दोनों पहाड़ पर लकड़ियां लेने गईं। ज्यादा लकड़ी पाने के लिए जंगल के अंदर तक चली गईं। तभी उनके सामने 4 भेड़िए आ गए। डोंग वेनहुआ डर से बैठ गईं, सिर्फ रो रही थी। लेकिन जियांग फेंगिंग ने 2 मीटर लंबी लकड़ी उठाई और भेड़ियों के सामने खड़ी हो गई। क्योंकि उसके भाई शिकारी थे, उसे काफी बातें पता थी। भेड़िए के सामने कभी पहले हमला नहीं करना चाहिए, हमेशा सामने से सामना करना चाहिए। डंडा उस दिशा में रखना चाहिए जिधर से वो हमला कर सकता है। सब्र रखना पड़ता है, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भागोगे तो भेड़िया पीछे से हमला करेगा। इंसान कभी भेड़िए से तेज नहीं भाग सकता। जियांग फेंगिंग ने डोंग वेनहुआ को अपने पीछे छिपा लिया। दोनों भेड़ियों के सामने खड़ी रहीं। कुछ देर बाद डोंग वेनहुआ भी संभल गईं। उन्होंने भी एक डंडा उठाया और जियांग फेंगिंग की पीठ की तरफ पहरा देने लगी। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। मुखिया भेड़िया साथी बुलाने के लिए आवाज लगाने ही वाला था, तभी जियांग फेंगिंग के दूसरे और तीसरे भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने बंदूक तानकर सही मौका देखा और गोली चला दी। 2 भेड़िए वहीं गिर गए, बाकी 2 भाग गए। उस दिन के बाद डोंग वेनहुआ और भी ज्यादा जियांग फेंगिंग से जुड़ गईं, क्योंकि उसके साथ उन्हें सुरक्षा का एहसास मिलता था। शहर लौटने का समय आया तो दोनों अलग नहीं होना चाहती थी। तभी उन्होंने अपने होने वाले बच्चों की शादी का वादा कर लिया। बाद में डोंग वेनहुआ शहर लौटकर कॉलेज की तैयारी करने लगी। दोनों चिट्ठियों के जरिए लगातार संपर्क में रहीं। पूरी कहानी सुनते सुनते शेनजियाई खो गई। कुछ देर बाद डोंग वेनहुआ मुस्कुराकर बोली, बेटी तुम्हें शायू कैसा लगा, पसंद है? शेनजियाई ने धीरे से कहा, वो बहुत अच्छा है, दूसरों का ख्याल रखता है, बहुत समझदार भी है। डोंग वेनहुआ गर्व से मुस्कुराई, फिर बोली, वांग यू और शायू में तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? शेनजियाई चुप रही। डोंग वेनहुआ मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम्हें शायू पसंद भी हो तो भी शायद कोई फायदा नहीं। जियांग आंटी ने तो साफ कह दिया, ये रिश्ता अब नहीं होगा। अफसोस है, मुझे तो शायू बहुत पसंद है। शेनजियाई फिर भी चुप रही, बस अपनी माँ को देखती रही। डोंग वेनहुआ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने लिन्यू को ध्यान से देखा है। उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और समझदारी है। वो हमारे घर की अमीरी देखकर खुशामद नहीं करता। उसे सिर्फ दोनों परिवारों के बीच का फर्क दिखाई देता है। उसे लगता है तुम उससे हर बात में बेहतर हो, घर, रूप, पढ़ाई, सब में। हालांकि वो भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही फैसला करती। वो नहीं चाहता कि शादी के बाद दोनों परिवार दुखी रहें, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, 2 परिवारों की होती है। मेरी नजर में वो अपनी उम्र के लड़कों में सबसे अच्छा है। ये कहकर वो अपनी बेटी को देखने लगी। शेनजियाई दोनों हाथों की उंगलियां आपस में रगड़ रही थी। वो सोच रही थी। करीब 10 मिनट बाद डोंग वेनहुआ फिर बोली, अगर तुम वांग यू को चुनोगी तो मैं और तुम्हारे पापा कभी राजी नहीं होंगे। विदेश में रहकर वो बहुत बिगड़ गया है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करूंगी, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ एक ही उम्मीद है, पहले ये समझो कि प्यार क्या होता है और शादी क्या होती है। मैं तुम्हें लिन्यू से इसलिए मिलवाना चाहती थी क्योंकि मुझे यकीन था कि जियांग आंटी ने जिस बेटे को पाला है वो चरित्र और इंसानियत दोनों में अच्छा होगा। आज उसे देखकर मेरा यकीन और मजबूत हो गया। सच कहूं, अगर तुम तैयार होती तो मैं पूरी कोशिश करती कि तुम्हारी शादी उसी से हो जाए। अभी भी करवा सकती हूँ। वो ख्याल रखने वाला है, जिम्मेदार है, समझदार है, बाहर से मिलनसार, अंदर से सिद्धांतों वाला, एक आदर्श दामाद। फिर हंसते हुए बोली, क्या कहती हो? शेनजियाई के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने नजरें दूसरी ओर फेर ली। डोंग वेनहुआ ने समझा कि बेटी अब भी वांग यू को नहीं भूल पाई है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। कार स्टार्ट की और दोनों शहर की ओर लौट गईं। पूरे रास्ते शेनजियाई चुप रही। दोनों माँ बेटी के बीच फिर कोई बातचीत नहीं हुई। शाम ढलने तक वे शांगशन रेजिडेंस पहुंच गईं। वहां सुरक्षा कड़ी थी। गार्ड ने उनकी कार पहचानकर अंदर जाने दिया। घर पहुंचने पर शेनफ्यू को सामान उतारने बुलाया गया। वो सबसे पहले पूछने लगा, दाचा का दलिया और सूखी मछली लाई हो? जब पता चला कि बहुत सारा सामान आया है तो वो बहुत खुश हुआ। डोंग वेनहुआ भी मुस्कुराते हुए गांव की सारी बातें बताने लगी। फिर वो और शेनफ्यू रसोई में रात का खाना बनाने लगे। शेनजियाई अपने कमरे में चली गई। नहाने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, बाल सुखाते हुए आईने में खुद को देखने लगी। माँ की बातें उसके मन में घूम रही थी। उसके चेहरे पर पहले उलझन थी, फिर धीरे धीरे दृढ़ता आ गई। उधर शेनफ्यू ने पूछा, लिन्यू कैसा लड़का है? डोंग वेनहुआ ने अफसोस से कहा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा दामाद बन सकता है, लेकिन लगता है उसे जियाई पसंद ही नहीं, या यूं कहो वो हमारे घर से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता। उसने जियांग आंटी से कह दिया, बचपन वाली सगाई खत्म समझिए। शेनफ्यू सोच में पड़ गया। फिर डोंग वेनहुआ ने लिन्यू के व्यवहार और स्वभाव की सारी बातें बताई। शेनफ्यू बोला, सच में इतना अच्छा है? कभी मिलना पड़ेगा। डोंग वेनहुआ बोली, मिलकर भी क्या करोगे? मुझे तो उसे देखते ही अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही हमारा दामाद रहा हो या हमारा बेटा हो। शेनफ्यू हंस पड़ा। तुम्हें गर्मी की वजह से भ्रम हो रहा है। डोंग वेनहुआ बोली, यकीन नहीं तो मत करो, मैं उसकी आंखें पहचानती हूँ। वो तो मुझे अपनी धर्म माँ बनाना चाहता था। अगर मैं और जियांग आंटी मना न करते तो आज मेरा एक बेटा और होता। जाने दो, अब तो लगता है उसने जानबूझकर हमसे दूरी बना ली। क्या चाल चली है, उल्टा हमें ही ठुकरा दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना कहकर उन्होंने मछली जोर से तख्ते पर पटक दी। तुम खाना बनाओ, मैं अपना गुस्सा शांत करती हूँ। शेनफ्यू हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इसमें उसकी क्या गलती थी। डोंग वेनहुआ का सीना गुस्से से उठ गिर रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, शरारती लड़का, मेरी इतनी अच्छी बेटी है और फिर भी उसे नहीं चाहता। सच में गुस्सा दिला दिया। गर्मियों का मौसम था। सुबह सूरज निकलते ही गर्मी महसूस होने लगी। झिंगुर पूरे जोश से गाने लगे। उन्हें कोई समझे या न समझे, वो बस गाते रहते थे। खुद खुश रहना ही उनके लिए काफी था। एक नई सुबह थी। शेन परिवार के लौट जाने के बाद लिन्यू ने पहली बार चैन की सांस ली। उसने बालकनी की खिड़की खोली, आंखें हल्की बंद करके ताजी हवा में गहरी सांस ली। उसे लगा हवा भी मीठी हो गई है। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से कहा, मैं हवा की तरह आजाद हूँ। तभी नीचे से जियांग फेंगिंग ने सिर बाहर निकालकर कहा, नीचे उतर। लिन्यू ने तुरंत जवाब दिया, जी माँ। नाश्ते के बाद लिन्यू अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का जाल ठीक करने लगा। आज सुबह 10 बजे बड़ा ज्वार आने वाला था, इसलिए लिन जंगो जल्दी समुद्र नहीं जा रहे थे। लिन्यू ने पूछा, पापा समुद्री जेलीफिश का मौसम फिर आने वाला है ना? इस बार ज्यादा मिलेंगी? लिन जंगो काम करते हुए बोले, अभी पका नहीं, लेकिन कई लोगों को कुछ कुछ मिलने लगी है। लिन्यू को याद आया, पिछले साल पापा रोज 300 से 500 जिन तक पकड़ लेते थे। पूरा मौसम मिलाकर 20,000 से ज्यादा कमा लेते थे। समुद्री जेलीफिश और दूसरी किस्म की जेलीफिश में अंतर होता है। एक सस्ती होती है, दूसरी महंगी। पकड़ने के बाद उसके हिस्से अलग किए जाते हैं। साफ पानी से धोकर फिटकरी में रखा जाता है ताकि
ताकि उसका पानी निकल जाए। कई बार तो लोग समुद्र किनारे ही खरीद लेते थे। लिन यू मन ही मन सोचने लगा, इस बार खुद भी कुछ कमाई करनी होगी। पिता ने जाल ठीक किया, औजार समेटे, 3 पहिया गाड़ी में रखे, थोड़ा आराम किया, फिर सही समय का इंतजार करने लगे। लिन यू भी पूरा सामान पहनकर पिता के साथ समुद्र निकल पड़ा। 3 पहिया गाड़ी के पीछे बैठना बहुत उछाल भरा था। दिन इसी तरह एक के बाद एक बीतने लगे। लिन यू की जिंदगी शांत भी थी और संतोष से भरी भी, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार उसका पूरा परिवार अब भी जवान था। लिन यू समय गिनते हुए 10 जुलाई शनिवार का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 11 जुलाई रविवार की रात वांग अंकल ने पहला इनाम जीता था। 10 जुलाई की सुबह मौसम बिल्कुल साफ और सुहावना था। लिन यू सुबह सुबह उठ गया। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। लिन यू का इरादा सिर्फ एक ही नंबर सेट खरीदने का था, वही नंबर जो उस साल वांग अंकल की लॉटरी में निकला था। फिर 6 लाल नंबर बिल्कुल वही रखे, बाकी 15 नीले नंबरों में हर नंबर की 200 टिकटें खरीदी। अगर 4 लाल नंबर मिल जाते तो अच्छा मुनाफा होता, अगर 3 लाल नंबर और एक नीला नंबर मिलता तो थोड़ा बहुत नुकसान होता। लिन यू संभावना पर दांव लगा रहा था। भले ही तितली अपने पंख जरा सा भी फड़फड़ाए तो उसे लगा कि सबसे ज्यादा संभावना ब्लू नंबर बदलने की ही है, अंकल वोंग वाले वही नंबर। फिर सिर्फ एक टिकट ही क्यों खरीदे? हांसते हुए उसने पहले ही बॉस जियांग से छुट्टी ले ली। सुबह 9 बजे वो निकला, अपनी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर। रास्ते में कहीं जाम नहीं मिला, सीधे कस्बे की लॉटरी की दुकान पहुंच गया। दुकान अभी थोड़ी देर पहले ही खुली थी, लोग काफी थे। लिन यू धैर्य से लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये सब लोग देश के कल्याण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। भले ही बहुत कम लोगों की किस्मत में बड़ा इनाम लिखा होता है, लेकिन एक तरफ समाज सेवा और दूसरी तरफ उम्मीद भी खरीद लेते हैं। आखिरकार लिन यू की बारी आई। उसने अपनी पूर्व सास द्वारा दिया गया लाल लिफाफा निकाला, उसमें से 6000 युआन निकाले, फिर जेब से एक एक युआन के 2 सिक्के निकालकर टिकट छपवाया। लिन यू ने टिकट अच्छी तरह जांच लिया, सब कुछ बिल्कुल सही था। उसने टिकट को सावधानी से अपने बटुए में रखा, फिर बटुआ बैग के अंदर रख दिया। लॉटरी की दुकान का मालिक पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पहले कभी किसी को इस तरह टिकट खरीदते नहीं देखा था, लेकिन लिन यू को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मालिक क्या सोच रहा है। वो फिर अपनी प्यारी मोटरसाइकिल पर बैठकर छोटे बाजार पहुंचा। उसे थोड़ा गुमांस खरीदना था। इन दिनों उसे बहुत जल्दी भूख लग जाती थी और शरीर में जरा भी वजन नहीं बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब थोड़ा अच्छा पोषण लेना चाहिए। कभी सपना था तलवार लेकर दुनिया घूमने का और इस दुनिया की रौनक देखने का। वो अपने पिछले जीवन का मशहूर गाना गुनगुनाता हुआ बाइक चलाता रहा। घर पहुंचकर सामान रखा, फिर अपने कमरे में गया और लॉटरी टिकट को अच्छी तरह छिपा कर रख दिया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि जियांग फेंगिंग सेम की फलियां तोड़ रही थी। वो एक स्टूल खींचकर उनके पास बैठ गया। फलियां तोड़ते तोड़ते उसने पूछा, माँ, आपने और पापा ने दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया? भाई हो या बहन, मुझे दोनों अच्छे लगते, जियांग फेंगिंग ने झुंझलाकर कहा। उस समय दूसरा बच्चा करने पर जुर्माना लगता था। उस जमाने में कौन इतना जुर्माना भर सकता था? एक बच्चे को पालना ही मुश्किल था, दूसरा होता तो कैसे पाल दे? लिन यू ने थोड़ा सोचा, बात तो सही थी। फिर बोला, माँ, मैं अब कॉलेज जाने वाला हूँ, 6 महीने में सिर्फ एक बार घर आऊंगा। आप और पापा अकेलापन महसूस नहीं करेंगे? जियांग फेंगिंग अभी तक समझ नहीं पाई थी कि उसका बेटा क्या कहना चाहता है। उसने उसे घूर कर देखा। लिन यू गंभीर होकर बोला, माँ, मुझे लगता है कि आपको और पापा को सच में दूसरा बच्चा करने के बारे में सोचना चाहिए। जियांग फेंगिंग ने आंखें तरेरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? यकीन मानो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। लिन यू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, माँ, मैं सच में गंभीर हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी है, मेरा विषय भी अच्छा है, मैं भविष्य में खुद अपना परिवार आराम से पाल सकता हूँ, नौकरी और शादी की भी चिंता नहीं है। मुझे सच में लगता है कि आपको मेरे सुझाव पर विचार करना चाहिए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। अगर छोटा भाई या बहन हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा, उसे प्राथमिक स्कूल से ही शहर ले जाऊंगा। आप और पापा गाँव में रहना चाहे तो रहिए, या मेरे साथ शहर चलना चाहे तो भी ठीक है। जियांग फेंगिंग हैरानी से अपने बेटे को देखती रही। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। अगर जरा भी उसे लगा कि बेटा मजाक कर रहा है तो वो उसे तुरंत सबक सिखा देती। काफी देर तक देखने के बाद भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, दफा हो जा। लिन यू ने ऐसे सिर हिलाया जैसे पहले से यही जवाब जानता हो। ठीक है माँ। वह आंगन में आया, सिगरेट सुलगाई, कश लेते हुए सोचने लगा, सच में दूसरा बच्चा होना चाहिए। कौन जाने कब फिर टाइम ट्रेवल हो जाए। अगर छोटा भाई या बहन होगा तो उसे समय समय पर डांट भी सकेगा। सिगरेट पीते हुए उसने पीछे हाथ फेरकर अपने बाल संवारे। तभी महसूस हुआ कि बाल काफी बढ़ गए हैं। वो कमरे में गया, पैसे उठाए और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। उस समय समुद्र में बड़ा ज्वार आया हुआ था। जो समुद्र पर जाने वाले थे वे समुद्र की ओर निकल चुके थे। बाकी लोग घर पर खाना बनाने में लगे थे। युंजी हेयर सैलून में कोई ग्राहक नहीं था। लिन यू मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक औरत थी। उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे, एक हेयर पिन लगा हुआ था। उसने गहरे लाल रंग का इनर पहन रखा था। उसके ऊपर सफेद रंग की हल्की बैटविंग शर्ट थी जिसकी लंबाई ठीक कमर तक थी। अंदर सफेद किनारी वाला त्रिकोण आकार का अंडरगारमेंट दिखाई दे रहा था। नीचे हल्की सफेद चौड़ी पैंट थी और पैरों में दूधियां सफेद मोटी हील वाली सैंडल। गोरा निखरा चेहरा, चलती फिरती आकर्षण की मिसाल। उसकी ये अदाएं देखकर हैरानी नहीं थी कि पूरे लोंगवांग गांव के मर्द, चाहे किसी भी उम्र के हों, सब उसके दीवाने थे। लिन यू ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जवान शरीर ऐसे इम्तिहान सह नहीं पाएगा। उसने मन ही मन खुद को संभाला। कोई भी मोह माया मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती। मन जल की तरह शांत रहे। निर्मल जल ही निर्मल मन है। जब हवा नहीं चलती तो लहरें भी नहीं उठती। बांसों के जंगल में अकेला बैठो और मन को शांत रखो। लिन यू जानता था कि पहले उसी को बात शुरू करनी होगी, इसलिए अंदर जाते ही बोला, आंटी काम में व्यस्त हैं? मैं बाल कटवाने आया हूँ। युंजी ने आवाज
सुनकर मुड़कर लिन्यू को देखा। मन ही मन बोली, क्या शानदार शरीर है, कितना मर्दाना और कितना जवान लड़का है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, अरे शायू आ गए, आओ बैठो, कैसे बाल कटवाने हैं। लिन्यू बैठ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, आंटी छोटे मिलिट्री कट जैसे बाल कर दीजिए। यू युंजी ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने गले में कपड़ा बांधा, फिर स्प्रे बोतल उठाकर कई बार पानी छिड़का और बाल संवार कर काटना शुरू कर दिया। उस समय गांव के सैलून में पहले बाल धोने का कोई रिवाज नहीं था, न ही कोई लड़का या लड़की ग्राहकों के बाल धोता था। उसी समय लिन्यू ने अपनी मनाने वाली कला शुरू कर दी। वो पूरे गांव के लोगों के लिए एक नई सुविधा लाना चाहता था। उसने यूयुंजी को समझाना शुरू किया कि दुकान में शैम्पू बेसिन लगाना चाहिए ताकि लोग गर्मी हो या सर्दी बाल कटवाने के साथ साथ यहीं बाल भी धुलवा सकें। घर पर बाल धोने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, लेकिन यहाँ दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। कीमत भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। यूयुंजी की आंखें चमकने लगी। लिन्यू को लगा कि बात बन रही है। उसने और समझाना शुरू किया, आंटी जरा सोचिए, आसपास के दसियों गांवों के लोग भी बाल कटवाने यहीं आएंगे, कमाई कितनी बढ़ जाएगी। यूयुंजी सचमुच प्रभावित हो गई। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देने लगा। लिन्यू ने फिर कहा, और आपकी खूबसूरती और व्यक्तित्व, दसियों गांवों के औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब आपके ग्राहक बन जाएंगे। सोचकर ही मजा आ रहा है। हो सकता है बाद में आपको एक शागिर्द भी रखना पड़े, अकेले काम नहीं संभलेगा। फिर नेल आर्ट भी सीख लीजिए, दसियों गांवों की लड़कियां और बहुएं भी आपके ग्राहक बन जाएंगी। तब शायद एक और शागिर्द रखना पड़े। इतना काम होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यूयुंजी की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह लिन्यू को देखते हुए बोली, शायू ये नेल आर्ट क्या होता है। उसे जैसे नया व्यापारिक मौका दिखाई दे गया था। उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा मधुर हो गई। लिन्यू ने आंटी का गोरा और लंबा हाथ पकड़ लिया और धैर्य से नेल आर्ट की खूबसूरती समझाने लगा। बात करते करते उसने हल्के से उनका हाथ भी सहला दिया। फिर नेल आर्ट की मार्केटिंग रणनीति समझाने लगा। यूयुंजी मुस्कुराते हुए बड़े ध्यान से सुनती रही। उसे डर था कि कहीं कोई बात छूट न जाए। शुरुआती ऑफर में दुकान खुलने के दौरान 50% छूट, 1 महीने बाद सामान्य कीमत, पुराना ग्राहक अगर नया ग्राहक लेकर आए तो दोनों को 20% की छूट मिलेगी। अगर कोई 200 युआन का मेंबरशिप रिचार्ज करे तो 2 बार मुफ्त सेवा मिलेगी। 100 युआन रिचार्ज करने पर 1 बार मुफ्त सेवा मिलेगी। हेयर ड्रेसर का हाथ छोड़ दिया, फिर बाल काटना जारी रखा। बातें करते हुए बाल कटते रहे। यूयुंजी ने हेयर ड्रायर उठाकर बाल सुखाए। बाल कटने के बाद यूयुंजी ने लिन्यू से प्रभावित होकर कहा, शायू इसलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का दिमाग सच में तेज होता है। अगर तुम्हारा दिया हुआ आइडिया चल गया तो आगे से तुम्हारे पूरे परिवार के बाल मैं मुफ्त में काटूंगी। लिन्यू हंसते हुए बोला, ठीक है आंटी। वो पैसे निकालकर भुगतान करने लगा, लेकिन यूयुंजी किसी भी कीमत पर पैसे लेने को तैयार नहीं हुई। कुछ मुस्कुराती हुई निगाहों के साथ उसने लिन्यू को दरवाजे तक छोड़ा। लिन्यू पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए घर लौट आया। उसका मन बिल्कुल प्रसन्न था। पुनर्जन्म के बाद उसे एहसास हुआ कि ज्ञान का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। अगली सुबह उठने के बाद उसे लगा कि जिंदगी की हर छोटी चीज कितनी खूबसूरत है, क्योंकि लिन्यू अभी मजदूरी करने वाला इंसान नहीं बना था और उसने तय कर लिया था कि अब से खुद को खुश रखेगा। नाश्ते में जियांग जोंग ने बड़ा दाने वाला दलिया बनाया था। कल के बचे हुए बीफ वाले बन तेल में तल दिए गए थे। साथ में कुरकुरी छोटी तली हुई मछलियां थी। नाश्ता खत्म करके लिन्यू ने मन ही मन माँ का आभार माना। फिर माँ से लाड़ करते हुए बोला, माँ ओ माँ। जियांग जोंग ने तुरंत पैर उठाया और उसकी कमर पे एक जोरदार लात जमा दी। घृणा भरे चेहरे से बोली, अच्छे से बात कर, समझा। लिन्यू शरारती मुस्कान के साथ बोला, ठीक है माँ। बगल में बैठे उसके पिता हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बिल्कुल एक आम चीनी पिता की तरह। लिन्यू फिर मुस्कुराते हुए बोला, माँ कल जो बात कही थी उस पर सोचा। जियांग जोंग ने घूरते हुए कहा, दफा हो, थोड़ी देर में अपने बाप के साथ समुद्र जाना। दिन भर कुछ काम नहीं करता, बस खाना जानता है। लिन्यू उदास होकर बोला, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो सबसे जरूरी बात कही थी, इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। अगर मैं फिर से गायब हो गया तो कम से कम दूसरा बच्चा तो आपका साथ देगा। वो अनायास ही लंबी सांस भर बैठा। फिर सोचा, चलो पता नहीं लॉटरी लगेगी या नहीं, मिल गई तो किस्मत, नहीं मिली तो भी मेरी तकदीर। उसने ज्यादा चिंता नहीं की। अगर इनाम मिल गया तो शुरुआती पूंजी जल्दी इकट्ठी हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो पहली कमाई मेहनत करके ही करनी पड़ेगी, नहीं तो सड़क पर दुकान लगाकर मेहनत करनी होगी। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराया और पिता की मदद करने चला गया। घर की आमदनी बढ़ाना यही उसका गर्व था। पूरा दिन इसी तरह व्यस्तता में बीत गया। आज की कमाई अच्छी रही। छोटे बाजार में सारा समुद्री सामान बिक गया। कुल मिलाकर 150 युआन मिले। लिन्यू ने अपने पिता के लिए न्यू लांशन शराब की एक बोतल खरीदी और घर लौट आया। घर पहुंचकर देखा माँ चूल्हे के सामने खाना बना रही थी। पूरा घर जीवन की गर्माहट से भरा हुआ था। दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटने पर तन और मन दोनों को सुकून मिलता था। टीवी पर शाओ बिंग जांगजा चल रहा था। लिन्यू बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। रात 9:10 पर उसने टीवी चाइना एजुकेशन चैनल पर लगा दिया। फिर कागज और पेन निकालकर सिगरेट पीते हुए शांत बैठ गया। अगर वो कहे कि उसे जरा भी घबराहट नहीं थी तो ये झूठ होगा। आखिर कौन नहीं घबराएगा जब उसे पहले से विजेता नंबर पता हो और उसने वही टिकट खरीद भी लिया हो। कौन सोच सकता था कि कोई इंसान अतीत में लौट सकता है और पहले से पता विजेता नंबर खरीद सकता है। फिर भी कौन गारंटी दे सकता था कि लॉटरी के नंबर बिल्कुल नहीं बदलेंगे। वो बेहद उत्साहित भी था और उतना ही घबराया हुआ भी। पहला लाल नंबर सही निकला, तीसरा लाल नंबर भी सही निकला। हालांकि उसने खुद को तैयार कर रखा था, फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चौथा लाल नंबर भी सही निकला, पांचवा लाल नंबर गलत निकला। एक पल में उसके मन में गहरी निराशा छा गई। ड्रॉ जारी रहा। छठा लाल नंबर निकलते ही वो अचानक कुर्सी से उछल पड़ा। धीमी आवाज में बोला, ओ ये। अब वो समझ गया था, बस यही देखना बाकी था कि एक तीसरे पुरस्कार की टिकट मिलेगी या 200 तीसरे पुरस्कार की। ड्रॉ आगे बढ़ा। अब नीला नंबर आया। वाकई नीला नंबर बदल गया था। पहले 7 था लेकिन अब 11 निकला। हे भगवान, उसने धीमी आवाज में कहा, हो गया, इस बार पक्का हो गया। इस समय वो बस अकेला रहना चाहता था, शांत, पूरी तरह शांत। एक और सिगरेट पीकर जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने कागज पे हिसाब लगाना शुरू किया। तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे पुरस्कार मिलाकर कुल कितनी रकम बनेगी। थोड़ी देर गणना करने के बाद वो खुशी से खुद को रोक नहीं पाया। लगभग 90 लाख युआन। वो मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसे लगा मानो भगवान ने उस पर विशेष कृपा कर दी हो। पिछले जन्म की सारी तनख्वाह इस जन्म में फिर से उसे इनाम
इनाम के रूप में मिल गई हो, मानो इस दुनिया के एनपीसी ने उसके लिए किस्मत का एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया हो। हाँ, बस एक छोटी सी दरार, लेकिन वही काफी थी। उस रात वो आधी रात तक सो ही नहीं पाया। अब जबकि पहली पूंजी मिल चुकी थी तो आगे की शुरुआती पूंजी इकट्ठा करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। आगे बढ़ो नौजवान, वो खुशी से गुनगुनाने लगा। मैंने एक बीज बोया था, आज आखिर उसका फल मिल गया। आज सचमुच बहुत महान दिन है। वो गाता भी रहा, नाचता भी रहा। आखिर में नींद इतनी जोर से आने लगी कि वो खुद को और जागता नहीं रख सका। तभी जाकर मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे हवा में भी पैसों की खुशबू घुली हुई है। हालांकि पहला इनाम नहीं लगा, लेकिन ये रकम मेरे बहुत सारे काम पूरे करने के लिए काफी थी। इसे मेरी पहली पूंजी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। नाश्ते के बाद मैंने जियांग जोंग से छुट्टी मांगी। मैंने कहा कि आज दोस्तों के साथ पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार फेंगचेंग जाना है, ताकि वहां का माहौल पहले से थोड़ा समझ सकूं। करीब 3 से 5 दिन रुकूंगा। जियांग जोंग की सारी हिदायतें सुनने के बाद मैं अपना पहचान पत्र, छोटा बैग और कैप लेकर फेंगचेंग के लिए निकल पड़ा। फेंगचेंग जाने का रास्ता ये था, पहले कस्बे तक, फिर वहां से बस पकड़कर बिंगचंग पहुंचना और बिंगचंग से ट्रेन या टाइगर लीप एक्सप्रेस बस लेकर फेंगचेंग पहुंचना। करीब 5 घंटे के सफर के बाद आखिरकार दोपहर 1 बजे मैं इनाम वितरण केंद्र के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचा। वहां काउंटर पर इनाम का दावा किया, दस्तखत करके पुष्टि की। मुझे बताया गया कि इस इनाम पर टैक्स नहीं देना होगा। फिर मुझे चेक दे दिया गया, जरूरी दस्तावेज लेकर फोटो खिंचवाई और वहां से निकल गया। इसके बाद तय किए गए बैंक की शाखा में जाकर मैंने पूरी रकम अपने बैंक खाते में जमा कर दी। फिर एक नूडल्स की दुकान में गया, एक प्लेट अंडे वाला फ्राइड नूडल्स मंगाया, साथ में सेब फ्लेवर वाला पेय लिया, लहसुन की 2 कलियां खाई, नूडल्स में थोड़ा पुराना सिरका भी डाल दिया। वही पुराना स्वाद, वही पुरानी खुशबू, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। नूडल्स की दुकान से निकलकर मैं फेंगचेंग यूनिवर्सिटी जाने वाली बस में बैठ गया। खिड़की वाली सीट मिल गई। मैंने सिर उठाकर बाहर देखा। ये वही शहर था जो पिछले जन्म में मेरा दूसरा घर बन गया था। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था, एक भी चीज नहीं बदली थी। जब मुझे पिछले जन्म की यादें पहली बार वापस मिली थी, तब मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में सुकून और उत्साह दोनों बढ़ने लगे। मैंने तय किया यूनिवर्सिटी के पास ही एक फ्लैट खरीदूंगा, अगर हो सके तो पश्चिमी गेट के पास वाले शेंगशी मेजिंग अपार्टमेंट में। उस समय वो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था पिछले जन्म में। कॉलेज खुलने के बाद जब मैं रोजमर्रा का सामान खरीदने गया था तो सेल्स ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा था, सामने एक स्टेज भी बनाया गया था। मुझे बस इतना याद है कि वहां की महिला एंकर बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे कुछ देर तक देखता रह गया था, शायद इसलिए वो दृश्य आज तक याद है। पश्चिमी गेट पर बस से उतरकर मैं सीधे सेल्स ऑफिस पहुंचा। वहां की एक सेल्स गर्ल ने बड़े उत्साह से मेरा स्वागत किया। पहले उसने मुझे प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाया, फिर मेरे लिए एक कप कॉफी लाई। कॉफी पीते पीते हम दोनों थोड़ी देर बातें करने लगे। उसका नाम यूही था। यूही अपने पेशेवर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरा कम उम्र वाला चेहरा देखकर उसे लगा कि आज शायद ये सौदा नहीं होगा। वो मन ही मन सोच रही थी, जल्दी से सवाल पूछो और फिर जल्दी से निकल जाओ, मुझे भी दूसरे ग्राहकों से काम करना है, दूध के पैसे कमाने हैं। मैंने कॉफी खत्म की। इतनी देर तक धैर्य और विनम्रता से जवाब देने के लिए मैंने उसकी पेशेवर ईमानदारी की मन ही मन तारीफ की। फिर मैंने कहा मैं फ्लैट देख कर आना चाहता हूँ। यूही तुरंत तैयार हो गई। उसने पूछा आप कौन से फ्लैट देखना चाहेंगे? मैं उनकी चाबियां ले आती हूँ। मैंने फ्लोर प्लान की तरफ इशारा किया। बस यही 2 दिखा दीजिए। एक फ्लैट 88 वर्ग मीटर का था और दूसरा 140 वर्ग मीटर का। इसके बाद हम दोनों ने दोनों फ्लैट बारी बारी से देख लिए, फिर वापस सेल्स ऑफिस लौट आए। अब मैं कीमत पर बात करना चाहता था। मैंने पहले यूही से कीमत समझाने को कहा। उसने बताया पूरी तरह तैयार फ्लैट की शुरुआती कीमत 3000 युआन प्रति वर्ग मीटर है। उस समय 1500 युआन की मासिक तनख्वाह को भी अच्छी नौकरी माना जाता था। आखिरकार मैंने 140 वर्ग मीटर वाला फ्लैट चुना। फ्लैट पूरी तरह तैयार था, लेकिन घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल नहीं था। ऑफर यह था कि बुकिंग के समय 20,000 युआन जमा करने पर कुल कीमत में 50,000 युआन की छूट मिलेगी। मुझे ऊपर की मंजिल पसंद थी, जहां ज्यादा शांति रहती है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर 11वीं मंजिल वाला फ्लैट चुना। साथ में 50 वर्ग मीटर का अटारी कमरा भी मुफ्त मिल रहा था। कुल कीमत 3,95,000 युआन बनी। मेरी और यूही की मोल भाव के बाद यूही ने अपने मैनेजर से बात करके हर वर्ग मीटर पर 100 युआन की अतिरिक्त छूट मंजूर करवा दी। फिर उसने और 1000 युआन की छूट दिला दी। इस तरह पूरे फ्लैट की कीमत 3,80,000 युआन रह गई। मैंने पूरा भुगतान एक मुश्त कर दिया। आखिर मेरे पास इसकी क्षमता थी। सेल्स गर्ल की हैरान नजरों के सामने मैंने कार्ड स्वाइप किया और फ्लैट की चाबियां ले ली। पानी, बिजली और मेंटेनेंस शुल्क भी जमा कर दिया। फिर उस सेल्स गर्ल की स्नेह भरी नजरों के बीच मैं सेल्स ऑफिस से बाहर निकल आया। इस तरह मुझे अपने पिछले और वर्तमान दोनों जन्मों का पहला पूरी तरह अपना घर मिल गया। और सबसे बड़ी बात, पूरा भुगतान करके। मैंने घर खरीदने के 3 कारण थे। पहला, पिछले जन्म में हॉस्टल में रहना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वहां की बदबू बहुत भयानक होती थी। अगर किसी ने कभी यूनिवर्सिटी के लड़कों के हॉस्टल में ऐसे रूममेट्स के साथ रहकर देखा हो जो साफ सफाई पसंद करते हो, तो समझ लो उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। लड़कों का हॉस्टल एक दो साफ सुथरे लोगों से संभलने वाली जगह नहीं होता। जो समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। पिछले जन्म में मैं अपने होने वाले ससुर द्वारा खरीदे गए शानदार, साफ सुथरे और व्यवस्थित वैवाहिक घर में रहा था। ऊपर से मेरी असली उम्र जोड़ो तो दोनों जन्म मिलाकर करीब 54 साल हो चुके थे। इस उम्र में मुझे शांति ज्यादा पसंद थी। दूसरा कारण, अकेले रहने पर पूरी आजादी रहती। मेरी आगे की कमाई की योजनाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा, ये समय घर खरीदने के लिए सबसे अच्छा था। जितने ज्यादा घर उतना बेहतर। अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो घर गिरवी रखकर भी ऋण लिया जा सकता था। इन 3 कारणों के अलावा मेरे मन में एक और गहरी योजना भी थी। मैंने मन ही मन खुद से कहा, सच में मैं कितना समझदार हूँ। धीरे धीरे शाम होने लगी। मुझे थकान महसूस होने लगी। सोचा किसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा मांस खा लूं, फिर किसी सराय में जाकर नहा लूं और आराम से सो जाऊं। अगर हो सके तो गर्म पानी से स्नान करूं, किसी से पैरों की मालिश भी करवा लूं। लेकिन मैं इतना थक चुका था कि कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा था। सच में मर्द होना भी आसान नहीं है। बिस्तर पर लेटे ही मुझे तुरंत नींद आ गई। पूरी रात बिना किसी सपने के सोया। सराय की दीवारें ज्यादा मोटी नहीं थी। हालांकि पिछली रात मैं इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो गया। अगले दिन जैसे ही शॉपिंग मॉल खुला, मैं अंदर जाकर सामान चुनने लगा। भुगतान किया, डिलीवरी का इंतजाम कराया। दोपहर तक घर का लगभग सारा जरूरी सामान खरीद लिया। करीब 10,000 युआन से थोड़ा ज्यादा खर्च हुआ। आज रात मैं सराय में नहीं रुकूंगा। हालांकि नए घर में अभी थोड़ी पैंट की गंध थी, लेकिन वहां की शांति सबसे बड़ी राहत थी। मैंने सोचा दोपहर में यूनिवर्सिटी भी घूमाऊं, लेकिन फिर विचार बदल दिया। वैसे भी 1 महीने बाद
कॉलेज खुलने वाला था। अगर सब ठीक रहा तो पिछले जन्म वाले मेरे सारे रूममेट्स फिर से मिल ही जाएंगे। एक एक चेहरा और एक एक याद मेरे दिमाग में घूमने लगी। सन लियांग जो आधा महीना अंडरवियर सीधा पहनता था और अगला आधा महीना उसे उल्टा पहन लेता था। चिन लियांग जिसका दिल बहुत मजबूत था, चेहरा सीधा सादा और जो अपनी किस्मत बदलने के लिए जी जान से मेहनत करता था। वांग हान जो सुंदर लड़की देखते ही बहक जाता था और शराब का बहुत शौकीन था। ली पेंग जो बाहर से बहुत उदार दिखाई देता था लेकिन अंदर से हर छोटी बात का हिसाब रखता था। और सबसे आखिर में जिसे मैं सबसे ज्यादा याद करता था, हमारा छठा साथी। पिछले जन्म में हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। फिर मैंने वही गलती की जो लगभग हर पुनर्जन्म पाने वाला इंसान करता है। मैं फिर सोचने लगा कि इस बार भी उन्हें अपने साथ आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें सफल बनाऊंगा। मैंने खुद को मन ही मन डांटा। इसके बाद मैंने पूरे घर की जबरदस्त सफाई शुरू कर दी। हर कोना हर किनारा पूरी तरह साफ कर डाला। गर्मी का मौसम था, पसीना लगातार बह रहा था। इतनी मेहनत के बाद मैं पूरी तरह थक गया। भूख भी जोरों की लग चुकी थी, इसलिए कपड़े बदलकर कुछ खाने निकल गया। पेट भरकर खाने पीने के बाद मैंने समय देखा। रात अभी बहुत बाकी थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अब क्या करूं, चलो गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं। बस यही तय हो गया। मैं सीधे सार्वजनिक स्नान घर पहुंच गया। जैसा लोग कहते हैं, अगर देश भर के स्नान घरों की बात हो तो उत्तर पूर्व सबसे अलग है। उस समय वहां ज्यादा लोग नहीं थे और ज्यादातर लोग सीधे सादे ही लग रहे थे। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं। मैंने पहले अच्छी तरह स्नान किया, फिर शरीर की स्क्रबिंग करवाई। किसी ने पूछा नमक लगाएं, दूध या सिरका? मैंने मुस्कुराकर कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैंने बाथरोब पहना और दूसरी मंजिल पर चला गया। मैंने एक थाई मसाज बुक करवाई। थोड़ी देर बाद एक महिला मसाज थेरेपिस्ट अंदर आई। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कृपया किसी और को भेज दीजिए। वो नाराज होकर बाहर चली गई। दरवाजा भी जोर से बंद किया। मैंने मन ही मन सोचा मजाक नहीं, मुझे दर्द वाली मसाज बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ देर बाद दूसरी थेरेपिस्ट अंदर आई। ये ठीक लग रही थी, उसकी मसाज भी काफी आरामदायक थी। मैं तो लगभग सो ही गया था। आखिर में उसने पूछा सर मसाज का समय बढ़वाना है? मैंने सिर हिला दिया। मन ही मन सोचा मैं तो सिर्फ ठीक से मसाज करवाने आया हूँ। वो फिर भी हार नहीं मानी और पूछने लगी सर कोई और सर्विस चाहिए? मैंने फिर सिर हिलाया और कहा मैं सच में सिर्फ मसाज करवाने आया हूँ। मैडम आप भी थोड़ा प्रोफेशनल रहिए। उसने आंखें घुमाई और बाहर चली गई। मैंने मन ही मन सोचा लगता है आजकल एक सीधा सादा इंसान बनकर रहना भी कितना मुश्किल है। फिर मैं घर लौटकर सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर वापस बिंगचंग के लिए निकल पड़ा। वहां से कस्बे तक पहुंचा, फिर मोटरसाइकिल टैक्सी लेकर घर आ गया। जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, जोर से आवाज लगाई माँ मैं आ गया। जांग जोंग कमरे से बाहर आई। कुत्ते जैसे अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा देखकर बोली शायू स्कूल देखकर आए? स्कूल बड़ा है, माहौल कैसा है? मैं समझ गया कि माँ को सबसे ज्यादा चिंता मेरे आने वाले कॉलेज के माहौल की थी। मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ माँ स्कूल बहुत बड़ा है, करीब 4000 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा कैंपस साफ सुथरा और बहुत व्यवस्थित है। ये सुनकर जियांग फेंगिंग को राहत मिली। वो बोली बेटा दोपहर का खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मैंने खुशी से कहा ठीक है माँ। फिर मैं अपने कमरे में गया, बनियान ढीला निकर और चप्पल पहन ली। जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर पिता की मदद करने निकल गया। जो जरूरी काम थे सब पूरे हो चुके थे। अब घर की कमाई बढ़ाने में हाथ बंटाना ही मेरा गर्व था। दोपहर करीब 3 बजे पिता और मैं सामान बेचकर घर लौटे। आज कुल 100 युआन की बिक्री हुई। कपड़े बदले, नहाया, खाना खाया, सो गया, फिर उठा, खाना खाया और समुद्र चला गया। हर दिन यही दिनचर्या दोहराई जाती रही। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरी सेहत लगातार बेहतर होती गई। मेरी भूख भी बढ़ती गई। पूरा शरीर मजबूत मांसपेशियों से भर गया। हाँ रंग थोड़ा सांवला जरूर हो गया। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। मैंने फैटी को फोन किया। फोन मिलते ही उसे आने के लिए कहा और बताया कि आज उसे खाना खिलाऊंगा। फैटी खुशी खुशी तुरंत आ गया। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर कस्बे की ओर निकल पड़े। मैंने उसे एक कॉस्मेटिक्स की दुकान के बाहर इंतजार करने को कहा। मैं अंदर गया और माँ के लिए चेहरे पर लगाने वाली कुछ क्रीम खरीदी। अपने लिए भी सनस्क्रीन ले ली। मुझे डर था कि कहीं ज्यादा काला ना हो जाऊं, वरना आगे कॉलेज की लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं करेंगी। इसके बाद हम दोनों बारबेक्यू की दुकान पहुंचे। सींग कबाब खाते हुए आराम से बातें करने लगे। इसी दौरान मैंने फैटी को भविष्य में कंप्यूटर साइंस के करियर की दिशा समझाई और उसे सलाह दी कि प्रोग्रामिंग पर मजबूत पकड़ जरूर बनाना। आने वाले कुछ समय तक बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इससे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को पटाने में भी बहुत मदद मिलेगी। फैटी ने अविश्वास भरी नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने बेबसी से उसे एक नजर देखा और मन ही मन सोचा पहले इसकी सोच बदलनी होगी, बाकी बातें बाद में समझाऊंगा। खाना खत्म करने के बाद दोनों वापस घर लौट आए। मैंने खरीदे हुए कॉस्मेटिक्स अपनी प्यारी माँ को दे दिए। माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार किया और कहा कि आगे से बेवजह पैसे मत खर्च करना। मैं मन ही मन बोला ये तो हर औरत की एक जैसी बात होती है। दिन इसी तरह एक एक करके बीते रहे। हर दिन मैं पिता और माँ के चेहरों पर मुस्कान देखता और मन ही मन खुद से कहता मुझे और मेहनत करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके अपनी पहली पूंजी मजबूत बनानी होगी ताकि भविष्य में आर्थिक आजादी मिल सके और मैं पिता और माँ के साथ ज्यादा समय बिता सकूं। इसी बीच एक दिन समय निकालकर मैं मोटरसाइकिल पर माँ को लेकर नानी के घर गया। नानी से मिला और साथ ही मामा लोगों के घर भी होकर आया। चाहे कोई भी समय हो, रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर आना जाना बंद हो जाए तो रिश्तेदार भी पड़ोसियों से कम हो जाते हैं। हमने नानी के घर एक रात बिताई। अगली सुबह मैं माँ को लेकर वापस घर लौट आया। मैं फिर से मछुआरे वाली जिंदगी में लौट आया। इन दिनों समुद्र में जेलीफिश का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए मुझे पिता की दिनचर्या के अनुसार चलना पड़ता था। आधी रात 12 बजे समुद्र में निकल जाना अब आम बात हो गई थी। वापस आने के बाद पकड़ी गई जेलीफिश को साफ करना, फिर नहाना, खाना और सो जाना, क्योंकि आधी रात को फिर से समुद्र जाना होता था। कारण बहुत सरल था, सब कुछ ज्वार और भाटे के समय पर निर्भर करता था। आमतौर पर बड़े भाटे के समय सबसे अच्छी पकड़ मिलती थी। समुद्र कितना देगा इसका कोई निश्चित नियम नहीं था। सब कुछ किस्मत और मौसम पर निर्भर करता था। कुछ सालों में बहुत ज्यादा पकड़ मिलती तो कुछ सालों में बहुत कम। सब भगवान की मेहर पर था। जब समुद्र में माल ज्यादा होता तो उपकरण भी मायने रखते थे। अगर बड़ी मछली पकड़ने वाली ना हो और बड़ा ट्रॉलिंग जाल हो तो सच में खूब कमाई होती। लेकिन अगर समुद्र में कुछ ही ना हो तो कोई भी उपकरण काम नहीं आता। हमारे घर में पहले एक छोटी लकड़ी की नाव थी, लेकिन बाद में पिता निर्माण कार्य के लिए बाहर रहने लगे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बहुत पहले ही उसे बेच दिया गया। समय बहुत तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 20 अगस्त आ गई। इन दिनों जियांग फेंगिंग भी महसूस करने लगी थी कि मेरे कॉलेज जाने का दिन अब बहुत करीब है, इसलिए वो अपने बेटे के साथ पहले से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगी। अनजाने में उनकी बात करने की आवाज
आवाज भी पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई थी। मैं मन ही मन सोचता, हे भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। जियांग फेंगिंग रोज मेरे लिए नए नए व्यंजन बनाती थी और मैंने कभी भी माँ के सामने ये नहीं जताया कि पिछले जन्म में मैं खुद भी कई सालों तक खाना बना चुका हूँ। आखिरकार मैं भी लंबे समय तक गृहस्थ जीवन जी चुका था। जियांग फेंगिंग मुझे शहर ले जाकर नए कपड़े खरीदवाना चाहती थी। मैंने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। माँ, फेंगचेंग में कपड़े और भी सस्ते मिलते हैं, मैं वहां जाकर खुद खरीद लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं फिजूल खर्च नहीं करूंगा। जियांग फेंगिंग ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। 25 अगस्त की सुबह लिन परिवार के नाश्ते का माहौल कुछ उदास था। पिता और माँ दोनों ही ज्यादा खुश नहीं थे। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, पापा माँ, मैं दशहरे नहीं, राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर की छुट्टियों में ही वापस आ जाऊंगा, खुश रहिए। असल में लिन पिता मुझे खुद कॉलेज छोड़ने का सोच रहे थे। पिछले जन्म में भी पिता ही मुझे छोड़ने आए थे, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं फैटी के साथ चला जाऊंगा। लिन पिता मुझे कस्बे तक छोड़ने आए, जहां पहले से पहुंचा हुआ फैटी मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों बिंगचेंग जाने वाली बस में बैठ गए। कुछ घंटों बाद हमने टाइगर लीप एक्सप्रेस बस बदली। दोपहर लगभग 1 बजे हम फेंगचेंग बस स्टेशन पहुंच गए। बस से उतरते ही फैटी पूरी तरह हैरान था। आखिर पहली बार वो इतने दूर घर से निकला था। मैं अपने अच्छे दोस्त को उसके कॉलेज छोड़ने गया। हम दोनों के कॉलेजों के बीच बस से लगभग 1 घंटे का रास्ता था। फैटी को अच्छी तरह उसके हॉस्टल में ठहराने के बाद मैं अपने घर लौट आया। खिड़कियां खोली ताकि हवा आ सके, थोड़ी सफाई की, फिर नहाया। ऐसा लगा जैसे शरीर और मन दोनों हल्के हो गए। मैंने फैटी को फोन करके पूछा, सब ठीक है ना? फैटी ने बताया कि उसके कमरे में एक नया दोस्त आ गया है, अब उसका मन भी ठीक लग रहा है। ये सुनकर मुझे भी सुकून मिला। मैंने उसे 2-4 जरूरी बातें समझाई और फोन रख दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, बाप बनना सच में आसान नहीं होता। फिर मैंने अगले दिन का अपना कार्यक्रम तय किया। सुबह कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना, बिस्तर पर कब्जा करना, ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस जमा करनी थी। दोपहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जाकर कंप्यूटर खरीदना था। फिर पास के चाइना यूनिकॉम कार्यालय जाकर इंटरनेट लाइन लगवाने की बुकिंग करनी थी। रात को मैंने बस एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स उबालकर खा लिए और जल्दी ही सो गया। मैं बहुत थक चुका था। उस रात बिना किसी सपने के गहरी नींद आई। अगली सुबह फेंगचेंग यूनिवर्सिटी के पश्चिमी गेट पर मैं बैग, कैप और काला चश्मा पहनकर अपने कभी सबसे प्रिय रहे कैंपस में कदम रखने वाला था। मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। मैं कुछ देर रुकर कैंपस के अंदर देखने लगा। कुछ जूनियर लड़के जिनके सिर पर लाल लाल फोड़े निकले हुए थे, कुछ स्मार्ट गोरे चिटे जूनियर लड़के, कुछ जूनियर लड़कियां डेनिम की छोटी स्कर्ट और लंबी टांगों के साथ, कुछ आसमानी रंग की बेल बॉटम पैंट पहने लड़कियां। लेकिन ये सब जूनियर ही क्यों है? सीनियर लड़के और सीनियर लड़कियां क्यों नहीं? लिन ने मन ही मन सोचा, मेरे लिए तो ये सब छोटे भाई बहन जैसे ही हैं। हा, जब कोई छात्र पहली बार कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखता है, क्या उसने कभी सोचा होता है कि उसका भविष्य कैसा होगा? सोने की नौकरी, चांदी की नौकरी, लोहे की सरकारी नौकरी, या फिर हम मजदूर हैं, हम में है ताकत। आखिर ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। 996 साल इन काम के घंटों ने न जाने कितने लोगों के बाल झाड़ दिए और उनके खून में मानो कॉफी ही दौड़ने लगी। जरा सा काम पड़ जाए तो छुट्टी लेने की भी हिम्मत नहीं होती। आराम करने की बात और भी दूर की है। ऐसी जिंदगी, मेहनत की कमाई में सच कहूं तो बहुत कम खुशी होती है। मैं एक ऐसी बात उधार लेना चाहता हूं जो कभी मेरे लिए बहुत परिचित थी। नौकरी करना ये तो मुमकिन ही नहीं। असल में कॉलेज इंसान की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ होता है। यकीन रखो, पढ़ाई सच में किस्मत बदल सकती है। तुम बस मेहनत करते रहो, बाकी सब किस्मत पर छोड़ दो। हम जैसे आम लोगों के लिए पढ़ाई उन गिने चुने रास्तों में से एक है जिसके सहारे मेहनत करके अपनी तकदीर बदली जा सकती है। बहस मत करो। मानना है तो हम एक ही सोच के इंसान हैं, नहीं मानना तो मत मानो। मैंने आराम से कदम बढ़ाए और प्रशासनिक कार्यालय की ओर चल पड़ा। मेरी लंबी टांगे, कैनवास के जूते, हल्की नीली जीन्स, ऊपर सादी सफेद आधी बांह की टी शर्ट, पीठ पर काला बैकपैक, सिर पर कैप और कैप के नीचे काला धूप का चश्मा। धूप पड़ते ही चश्मे का फ्रेम चमक रहा था। पूरा लुक काफी स्टाइलिश लग रहा था। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैंने बिस्तर, रजाई और तकिया लिया। एक नीला वॉश बेसिन, नीले रंग का तकिए का कवर, चादर और सफेद रजाई का कवर। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ऊपर तह करके रखी जाने वाली टोफू ब्लॉक जैसी रजाई, यही तो कॉलेज का स्टैंडर्ड सामान था। मैंने हरे रंग का बड़ा सामान वाला बैग एक हाथ से कंधे पर उठा लिया, दूसरे हाथ में वॉश बेसिन पकड़कर हॉस्टल की ओर चल पड़ा। इतना सामान अब मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये तो बिल्कुल मामूली बात थी। मौसम बहुत गर्म था। मुझे लगा कि सुबह खाया हुआ टोफू सूप कुछ ज्यादा ही नमकीन था, इसलिए मैं दक्षिणी कैंटीन के पास छात्र सेवा केंद्र गया और एक बोतल आइस टी खरीद ली। गटागट आधी बोतल पी गया, तभी जाकर थोड़ी राहत मिली। मैंने मोबाइल निकाला और समय देखा। लग रहा था अब समय लगभग हो चुका है। मैं फिर से चल पड़ा। आखिर मैं प्रशासनिक कार्यालय के पास दक्षिणी परिसर में यूं ही क्यों घूम रहा था? जल्दी क्यों नहीं कर रहा था? इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मैं इतिहास सही है या नहीं ये परखना चाहता था, ताकि भविष्य की कुछ घटनाओं का अनुमान लगा सकूं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी मुलाकात थी जो शायद किस्मत ने बहुत पहले ही तय कर रखी थी। लेकिन अगर सीधी भाषा में कहूं तो मैं बस किसी खूबसूरत लड़की को देखने की उम्मीद में वहीं इंतजार कर रहा था। वो कभी मेरे दिल का एक गीत थी। भले ही उसने अपने करियर को ज्यादा महत्व देकर मुझे छोड़ दिया था और दूर चली गई थी, लेकिन पहली मोहब्बत के लिए दिल में जो तड़प होती है उससे एक बार फिर मिलने की चाह अब भी मेरे कदमों को भटका रही थी। कल रात मैंने बहुत देर तक खुद से संघर्ष किया। मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं आ गया क्योंकि कभी कभी उसने मुझसे सचमुच प्यार किया था। हाँ, यही प्यार की ताकत है। यकीन मानिए, प्यार में इंसान सबसे कम खुद को ही समझ पाता है। इस बात पर भरोसा कीजिए। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि क्या मुझे उससे एक बार फिर मिलना चाहिए, क्या मैं फिर से उसके दिए हुए दर्द को सह पाऊंगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा ये कदम कहीं एक तरफा प्यार में पागल इंसान जैसा तो नहीं है। मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने अपने कदम थोड़े तेज कर दिए, एक चिनार के पेड़ के नीचे जाकर इंतजार करने लगा। सड़क के किनारे बैठ गया, टोपी उतारकर उसी से हवा करने लगा। काले चश्मे के पीछे से मेरी नजरें लगातार चारों तरफ घूम रही थी। 2 सिगरेट खत्म होने के बाद एक लड़का दिखाई दिया। उसके बाएं हाथ में मेरे जैसे ही बिस्तर वाला सामान था, दूसरे हाथ में एक सूटकेस। उसके पीछे एक लड़की चल रही थी, उसके हाथ में भी एक सूटकेस था। दोनों मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैंने ये जगह जानबूझकर चुनी थी क्योंकि कभी यहीं पर हमारी मुलाकात हुई थी। करीब 100 मीटर की दूरी पर लड़की का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। मेरे अनुमान से उसकी लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर थी। हालांकि मैं जानता था कि उसकी असली लंबाई 177 सेंटीमीटर थी। उसने सिर पर कैप पहन रखी थी, घने काले बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे जो कैप के पीछे से बाहर निकल रहे थे। उसने हल्की नीली जीन्स पहन रखी थी। उसकी टांगे लंबी
लंबी, सीधी और बेहद संतुलित थी। कमर और टांगों का अनुपात बिल्कुल परफेक्ट था। पैरों में सफेद हाई टॉप कैनवास के जूते थे, ऊपर सफेद टी शर्ट और उसके ऊपर हल्की पतली जैकेट। पूरा व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लग रहा था। तभी न जाने किस बात पर वो अचानक गुस्से में रुक गई और अपने साथ चल रहे लड़के को डांटते हुए बोली। उसकी भावनाएं उफान पर थीं। सीने का उतार चढ़ाव लगातार तेज हो रहा था, सांसें भी कुछ तेज चल रही थीं। लड़के ने लड़की से कुछ कहा, फिर दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब लड़की उससे थोड़ा पीछे चल रही थी। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, उसका चेहरा पूरी तरह मेरी नजरों के सामने आ गया। वो वही थी, अंडाकार चेहरा, ऊंची और नाजुक नाक, चेरी जैसे होंठ, आड़ू के फूल जैसी आंखें, हल्की सी सीधी भौहें, भौहों और आंखों के बीच बिल्कुल संतुलित दूरी, हल्के उभरे हुए गाल, मांसल लेकिन सुंदर बनावट, चेहरे के सभी नैन नक्श एकदम संतुलित, मानो किसी चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर हो। पूरा चेहरा बेहद आकर्षक और त्रिआयामी लग रहा था। मैंने कोई हरकत नहीं की, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। शिकार करना ये कोई आसान कला नहीं होती और एक तरफा प्यार में पागल इंसान ऐसी ऊंची चालें कभी नहीं चलता। लड़का और लड़की मेरे सामने से निकलकर आगे बढ़ गए। लड़के ने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी। उसने दिखावे के लिए अपने कंधे का बैग ऊपर खींचा और शरीर को लड़की की तरफ सटाने लगा। ये देखकर मेरे अंदर गुस्सा उठने लगा, लेकिन मैं फिर भी धैर्य से इंतजार करता रहा। अभी वो समय नहीं आया था जो पिछले जन्म में आया था। तभी लड़की तंग आ गई, उसका गुस्सा फूट पड़ा। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? मदद करने का बहाना बनाकर नई छात्राओं को परेशान करते हो। लड़का बोला, जूनियर गुस्सा मत हो, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रहा था। लड़की ने गुस्से में कहा, ये दूसरी बार हो चुका है, मैं अभी प्रशासनिक कार्यालय में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम्हारा नाम भी बता दूंगी। लड़का मुस्कुराकर बोला, जूनियर मुझे तुम पसंद हो, चलो हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सुनते ही लड़की सचमुच घबरा गई। उसने अपना सामान नीचे रखा और तेज आवाज में बोली, दूर हो जाओ। लेकिन लड़का जो किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसने भी अपना सामान नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ने, उसे खींचने और छूने की कोशिश करने लगा। बस यही वो पल था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, कुछ ही बड़े कदमों में उन दोनों के सामने पहुंच गया। अभी कॉलेज खुलने में 2 दिन बाकी थे और सुबह भी काफी जल्दी थी, इसलिए सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। उस लड़के ने मौका बिल्कुल सही चुना था। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया। मैं लड़की के सामने खड़ा हो गया और उसे अपने पीछे कर लिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जा, वरना इतनी मारूंगा कि याद रखेगा। मारने के बाद चलेंगे प्रशासनिक कार्यालय, वहां भी बात कर लेंगे, देखते हैं तुझे क्या क्या मिलता है। मैंने ठंडी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, 2 दिन की सजा, अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर कॉलेज से निकाल दिया जाए, बता कौन सा विकल्प चुनता है। लड़के ने देखा कि मैं उससे लगभग आधा सिर लंबा था। उसके मन में डर बैठ गया, फिर भी ऊपर से अकड़ दिखाते हुए बोला, हिम्मत है तो यहीं रुकना। इतना कहकर उसने मोबाइल निकाल लिया। मैंने देखा और मन ही मन हंसा। अच्छा, अभी अपने लोगों को बुलाने वाला है। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और चुपचाप उसका तमाशा देखने लगा। मैं पूरी तरह लड़की के सामने खड़ा था, इसलिए उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। वो अभी भी घबराई हुई थी, गुस्से में भी थी, लेकिन उसके दिल में अनजाने ही एक एहसास उतरने लगा, सुरक्षा। मैंने अपनी कैप उल्टी करके पीछे घुमा ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत हो गया शरीफ बनने का नाटक। कॉलेज के अंदर कौन तेरे लिए मारपीट करने आएगा? अभी भी नहीं भागा तो सच में मारूंगा। इतना कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़का तुरंत मुड़ा और जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते भी चिल्लाया, अगर दम है तो यहीं रुकना। मैं हंसकर बोला, बेवकूफ, अब तेरे ऊपर पत्थर फेंकूंगा। मैंने झुककर जमीन से मानो कोई पत्थर उठाया हो, फिर हाथ घुमाकर उसकी तरफ निशाना साधने का अभिनय किया। लड़का डर के मारे बिना पीछे देखे जान लगाकर भागने लगा। मैंने वही तरीका अपनाया जो बचपन में मेरी दादी ने मुझे कुत्तों पर पत्थर फेंकना सिखाते समय बताया था। ये तरीका हर बार काम करता था। ऐसे घटिया लोगों पर भी उतना ही असरदार था। मैं हंस पड़ा, फिर मुड़कर उसकी ओर देखा, मेरी यादों वाला वो, और आज मेरे सामने खड़ी वो। धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगे। मैंने अपना धूप का चश्मा उतारा और टी शर्ट के कॉलर पर टांग दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग का इस साल का नया छात्र हूँ। इतना कहकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लड़की कुछ पल झिझक कर मुझे देखने लगी। उसके मन में आया, अब क्या करूं, ये तो अभी वाले लड़के से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। लेकिन मेरी आंखें धूप में भी बिल्कुल साफ और पारदर्शी लग रही थी, उनमें किसी तरह की बुरी नीयत नहीं थी। आखिरकार उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसने तय किया कि इस बार अपनी समझ पर भरोसा करेगी। हालांकि अभी कुछ देर पहले जिस लड़के ने मदद का बहाना बनाया था, उसकी असली नीयत वो पहचान नहीं पाई थी। मैंने बहुत हल्के से उसकी लंबी और पतली उंगलियों को छुआ, बस एक पल के लिए, फिर तुरंत हाथ छोड़ दिया। वो बोली, नमस्ते, मैं शेन जियाई हूँ, ब्रॉडकास्टिंग और एंकरिंग विभाग की इस साल की नई छात्रा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें भरोसा हो तो मैं तुम्हारा सामान हॉस्टल तक पहुंचा देता हूँ, बदले में बस 2 वक्त का खाना खिला देना, कैसा रहेगा? मैंने औपचारिक सी मुस्कान के साथ 8 दांत दिखाते हुए कहा। शेन जियाई ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। ज्यादा सोचते रहना उसकी आदत नहीं थी। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि एक बार भरोसा करके देखी है। अभी जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद, फिर तुम्हें तकलीफ दूंगी, बाद में मैं तुम्हें 2 बार खाना खिलाऊंगी। मैंने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 बार ही ठीक है, ज्यादा हुआ तो बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा। उस समय फेंगचेंग में पतझड़ का मौसम था। हवा सूखी थी लेकिन बेहद ताजगी भरी। हालांकि गर्मी अभी भी पूरी तरह गई नहीं थी। करीब 20 मिनट से ज्यादा चलते चलते शेन जियाई ने अपनी हल्की जैकेट उतार दी मेरे पास उतारने के लिए। अब कुछ बचा ही नहीं था। हालांकि मेरी छाती और पीठ दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि सब कुछ कितना खूबसूरत है, खासकर मेरे साथ चल रही वो। फेंगचेंग यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत पुराना था। उसकी शुरुआत गणतंत्र काल से मानी जाती थी। कैंपस की लगभग सारी सड़कें डामर की बनी हुई थी। धूप पड़ने पर वे और भी ज्यादा तपने लगती थी। सड़क के दोनों किनारों पर जिंगगो और चिनार के पेड़ लगे थे। अभी तक उनकी पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ी थी, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा और ठंडा होता और जैकेट पहनने का समय आता तो उन्हीं सड़कों के दोनों ओर सुनहरी पत्तियां बिछ जाती। पूरा रास्ता मानो सोने की चादर से ढका हुआ लगा। हर कदम मानो सुनहरी राह पर पड़ता। उस दृश्य का अपना अलग ही अर्थ था। चलते चलते मैं बार बार शेन जियाई की ओर देखा। मेरे सामने चल रही वो और मेरी यादों वाली वो, दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। बीते दिनों की यादें बार बार दिमाग में उभर रही थी। मैं कुछ देर के लिए खोसा गया। शेन जियाई ने देखा कि मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका हूँ। उसे थोड़ा संकोच हुआ। वो बोली, चलो वहां थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, तुम बहुत थक गए हो, जल्दी भी नहीं है। उसने सामने खड़े चिनार के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी चमकती हुई आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सूटकेस और बिस्तर नीचे रख दिया, थोड़ा हाथ पैर फैलाकर शरीर को आराम दिया। असल में मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि पसीना बहुत बह रहा था, लेकिन अब मेरी शारीरिक ताकत सच में बहुत अच्छी हो चुकी थी। शेन जियाई ने अपने
अपने बैग से पानी की एक बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, सच में आपका बहुत धन्यवाद। अगर मैं अकेली होती तो सच में ये सब नहीं उठा पाती। और अभी जो हुआ उसके लिए भी। मैंने ढक्कन खोलकर गटागट पूरी बोतल खाली कर दी, फिर एक जोर की डकार ली। धन्यवाद की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था? मैं हंस पड़ा। शेन जियाई ने शरारत से मुझे एक नजर देखा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी? उसे इस तरह कहते देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। शेन जियाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मुस्कान फूलों जैसी खिल उठी। मैं कुछ पल के लिए उसे देखते हुए खो गया। शायद शेन जियाई का भविष्य भी पिछले जन्म जैसा ही होगा। अपने सपनों के लिए दूर किसी और शहर चली जाएगी, अपने सपनों का पीछा करेगी। जिस इंसान के पास सपना होता है वो सम्मान के योग्य होता है, क्योंकि ऐसे लोग पहले ही अपना लक्ष्य तय कर चुके होते हैं। हालांकि मेरे दिल में शेन जियाई के लिए भावनाएं थी, लेकिन उसे हर हाल में अपना बनाने या उससे हर हाल में जवाब पाने की वैसी तीव्र इच्छा अब नहीं थी। लेकिन आखिर हम भी इंसान ही हैं। उसका नाजुक चेहरा, उसकी बेहतरीन काया देखकर मेरे मन ने अभी अभी किए गए अपने फैसले को फिर पलट दिया। मैं फिर भी कोशिश करना चाहता था। अगर कोशिश ही न करूं तो क्या फर्क रह जाएगा मेरे और नमकीन मछली जैसे हार मान चुके इंसान में? कोशिश करूंगा, हाँ कोशिश तो करूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सका कि मैं सिर्फ उसकी मौजूदगी का ही मोह रखता हूँ? बातें करते करते शेन जियाई का संदेह धीरे धीरे कम होने लगा। वो सामने खड़े मुझे देखने लगी। धूप जैसा उजला, हैंडसम, बात करने और व्यवहार करने में संयमित। उसे मेरे साथ सुरक्षित महसूस हो रहा था। अब तक के जीवन में शेन जियाई हमेशा मानती थी कि पैसा ही सुरक्षा देता है, लेकिन मेरे अंदर उसे सुरक्षा का एक अलग ही एहसास मिला। शायद ये एक लड़की की सहज भावना थी। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें देखने ही आया हूं? मैंने मुस्कुराकर कहा। शायद नहीं। शेन जियाई ने अपनी जिंदगी में बहुत से हैंडसम लड़के देखे थे। थोड़ा आराम करने के बाद मैं उसे साथ लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जब हम नॉर्थ बिल्डिंग 2 के पास पहुंचे, मैंने उससे कहा, ये मेरा हॉस्टल है, तुम यहीं थोड़ा इंतजार करो, मैं पहले अपना सामान ऊपर रखाता हूं। मैंने अपने बिस्तर की तरफ इशारा किया। शेन जियाई मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने अपना बिस्तर और सूटकेस नीचे रख दिया। मैं अपना बिस्तर उठाकर बड़े कदमों से हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा खोला, खिड़की के पास वाली ऊपर की खाट चुन ली और अपना सामान वहां रख दिया। नॉर्थ 12 हॉस्टल बिल्डिंग। मैंने हॉस्टल की वार्डन आंटी से बात की, फिर शेन जियाई को ऊपर उसके कमरे तक छोड़ने गया। पता चला कि वो भी अपने कमरे में सबसे पहले पहुंची थी। उनका 4 लोगों का कमरा था। मेरी सलाह पर उसने भी मेरी तरह वही बेड चुना जो उसी जगह पर था। मैंने उसका थोड़ा सामान भी व्यवस्थित कर दिया। फिर सोचा कि मेरा वहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। अगर यहाँ का माहौल समझ न आए तो मुझे फोन कर देना। वो धन्यवाद। क्या अपना फोन नंबर दे सकते हो? थोड़ी देर में मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। मैंने उसे अपना नंबर बता दिया। उसने उसे अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वो सैमसंग E808 था। ये फोन उस समय लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसकी कीमत लगभग 2000 से ज्यादा थी। छोटा, सुंदर और आकर्षक डिजाइन होने की वजह से उस दौर में वो काफी मशहूर था। एक दूसरे का नंबर सेव करने के बाद मैं वहां से निकल गया। शेन जियाई शिष्टाचारवश मुझे नीचे तक छोड़ने आई। रास्ते में सुपरमार्केट से मैंने एक बोटलाइज्ड रेटी खरीदी। अनजाने में गुनगुनाने लगा, अरे वाह। लेकिन मैंने ठंडी चाय पीने की हिम्मत नहीं की। अब तो मैं सेहत का भी ध्यान रखने लगा था। मेरी हुनियान बालक साधना तो पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। अब डरने की क्या बात थी? जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे यूं ही क्यों बर्बाद करूं? कमरे में वापस आया तो देखा कि एक लड़का अपना बिस्तर ठीक कर रहा था। उसका चेहरा गोल था, नाक ऊंची और सीधी, माथा चौड़ा, गोरा रंग, घनी भौहें, छोटे लेकिन घुंघराले और कड़े बाल, घने काले ऊनी घुंघराले बाल। वो हमारे कमरे का सबसे बड़ा लड़का शिन लियांग था। नमस्ते। शिन लियांग ने कहा, मैं जीचंग से हूँ, कमरा 512 का सदस्य। मैंने जवाब दिया, नमस्ते, मैं बिंगचंग से हूँ। अब मैं भी इसी कमरे का सदस्य हूँ। हम दोनों अपने अपने बिस्तर ठीक करने लगे। काम खत्म होने के बाद तौलिया और बाल्टी लेकर वॉशरूम गए, मुंह हाथ धोया, फिर साफ कपड़े पहन लिए। मैं स्टूल पर बैठकर आराम करने लगा। मैं और चिन लियांग इधर उधर की बातें करने लगे। तभी नोकिया के मशहूर मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। हेलो शेन जियाई। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। ठीक है, अपना मील कार्ड साथ ले आना, पहले कैंटीन में जाकर उसे रिचार्ज कर लेना। मैं उठकर खड़ा हो गया। भाई किन लियांग, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, अब चलता हूँ। किन लियांग ने कहा, ठीक है। मैंने उसे याद दिलाया, अपना मील कार्ड रिचार्ज करना मत भूलना। इतना कहकर मैं नीचे उतरा और नॉर्थ 12 की ओर चल पड़ा। वहीं नीचे मेरी मुलाकात शेन जियाई से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दोपहर का खाना कहाँ खाएं? उत्तर परिसर की तीसरी कैंटीन। चलते चलते मैं उसे बताने लगा, उत्तर परिसर में कुल 16 हॉस्टल हैं और कुल 4 कैंटीन। इनमें तीसरी कैंटीन का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। शेन जियाई ने समझते हुए सिर हिलाया। उसने अपना मील कार्ड निकालकर उसमें पैसे रिचार्ज करवाए। स्टाफ ने राशि कार्ड में डाल दी। अब खाना लेते समय हर काउंटर पर बस कार्ड स्वाइप करना था। मैं शेन जियाई को अलग अलग खाने के काउंटर दिखाने लगा। मैंने 2 प्लेट चावल लिए। एक प्लेट लगभग आज की एक कटोरी के बराबर थी। एक प्लेट की कीमत 40 पैसे थी। शेन जियाई ने एक स्टीम्ड बन लिया जिसकी कीमत 20 पैसे थी। मैंने 2 प्लेट बीफ लिया, एक प्लेट ब्रेज्ड पोर्क, एक प्लेट हरी सब्जी। उस समय 3 युआन में मांसाहारी खाने वालों के लिए काफी अच्छा भोजन मिल जाता था। मैंने कहा, अगर फिगर बनाए रखना है तो बीफ खाओ, साथ में झींगा और अंडा भी ले सकती हो, इससे चर्बी नहीं बढ़ेगी। मैंने जो भी खाना लिया उसका भुगतान शेन जियाई ने अपने कार्ड से किया। मुझे भी कोई झिझक नहीं हुई। हम टीवी के सामने वाली एक मेज पर जाकर बैठ गए। मैं शेन जियाई का इंतजार करने लगा। वो एक कटोरी सूप लेने चली गई। जब शेन जियाई बैठ गई तो मैंने तूफान की तरह खाना शुरू कर दिया। वो आराम से सूप पी रही थी। उसने कहा, धीरे खाओ, अगर कम पड़े तो फिर ले लेना। मैंने सिर हिलाया, नहीं, ठंडा हो जाएगा, सिर्फ एक सिगरेट खत्म होने जितने समय में। मैंने पूरा खाना साफ कर दिया। संतुष्टि से एक डकार ली, फिर हाथ बढ़ाकर बोला, मील कार्ड? कौन सा मील कार्ड? मुझे दो, मेरा अभी पेट नहीं भरा। शेन जियाई के गुलाबी होंठ हल्के से खुल गए। फिर मैं ट्रे उठाकर सीधे मुख्य व्यंजन वाले काउंटर की ओर बढ़ गया। मेरे मन में वही बात गूंज रही थी, बस 2 बार ही खिलाना, ज्यादा दिन खिलाया तो तुम रो पड़ोगी। शेन जियाई मन ही मन सोचने लगी, इतना भी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है क्या? फिर उसने सोचा, लेकिन तुम मेरी जेब को बहुत हल्के में ले रहे हो, देखते हैं तुम आखिर कितना खा सकते हो। उसने देखा, मैंने फिर एक प्लेट बीफ लिया, साथ में एक प्लेट जीरा मटन, एक और प्लेट चावल और शिंगमू की 2 बोतलें। शेन जियाई मन ही मन सोचने लगी, आखिर किस तरह के परिवार ने इसे बड़ा किया होगा। पैसों की बात अलग है, लेकिन इसे पालने के लिए तो घर वालों का पूरा दिन बस खाना बनाने में ही निकल जाता होगा। शेन जियाई खाना खत्म करने के बाद मुझे आराम से खाते हुए देख रही थी। शायद अभी सच में मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन ये तो हद से ज्यादा खाने वाला निकला। अगर दिन में 3 बार खाना खाए तो रोज लगभग 60 युआन खर्च होंगे।
गया। एक महीने में लगभग 1800 युआन, जबकि उस समय ज्यादातर कॉलेज छात्रों का पूरा महीने का खर्च सिर्फ 500 से 600 युआन होता था। मैंने शिंगमू की बोतल का ढक्कन खोलकर उसे थमा दिया, खुद दूसरी बोतल खोली और गटागट पीने लगा। टीवी पर एथेंस ओलंपिक के शानदार पल दिखाए जा रहे थे। ओलंपिक खिलाड़ी लिू शांग की 110 मीटर हर्डल जीत दिखाई जा रही थी। मेरा मन जोश से भर गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर से खुशी जाहिर कर बैठा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं सामने बैठी शेन जियाई को देखने लगा। उसने अब काली टी शर्ट पहन रखी थी, साथ में फिटिंग वाली जीन्स। उसकी पोशाक में रहस्य और आत्मविश्वास का एहसास था, जो उस पर और भी खूब जैंच रहा था। कभी कभी उसकी हल्की सी खुशबू भी मेरी ओर चली आती। पेट भर चुका था। सामने एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की बैठी थी। मुझे लगा इस समय जिंदगी सच में कितनी सुकून भरी है। आखिर प्यार का अंतिम रूप कैसा होता है? मैंने सिर घुमाकर शेन जियाई की तरफ देखा। उसी समय उसने भी मेरी तरफ देखा, जैसे हमारी आत्माएं एक पल के लिए हल्के से छू गई हो। हम दोनों एक साथ हल्का सा सिहर उठे और तुरंत अपनी अपनी नजरें हटा ली। कुछ देर बाद मैंने पूछा, तुम्हें और कौन कौन सा सामान खरीदना है? वैसे आज दोपहर में खाली हूँ, चाहो तो मेहनत मजदूरी जारी रख सकता हूँ, और मेहनताना बस एक वक्त का खाना। शेन जियाई अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों और मंचों पर हिस्सा लेती थी, इसलिए अपनी उम्र के लोगों की तुलना में काफी परिपक्व थी। उसे लगा मैं अपनी उम्र के लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि कई नौकरी करने वालों से भी ज्यादा परिपक्व हूँ। आत्मविश्वासी, गंभीर, बिना बेवजह मीठी मीठी बातें करने वाला, सलीके वाला, और उसके सामने अपनी कमियां छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। बचपन से लेकर अब तक उसका पीछा करने वाले लड़कों की सचमुच लाइन लगी रहती थी, लेकिन मैंने उसके पास आने से पहले जानबूझकर पीछे हटने की चाल चली थी। मुझे नहीं पता था कि उसके मन में इतनी बातें चल रही हैं। मैंने उसे टोका, सोच लिया क्या? अगर नहीं सोचना तो मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। शेन जियाई अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती रही, थोड़ा संकोच करते हुए बोली, मैं कैंपस थोड़ा घूम कर देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मैंने कुछ पल सोचकर कहा, जरूर, लेकिन पहले मेरे साथ एक काम करोगी? क्या काम? एक आने जाने का साधन खरीदना है। लेकिन मेरे मन में चल रहा था, क्या वो सिर्फ एक साइकिल है? नहीं, वो तो प्यार की सवारी है। आने जाने का साधन? हाँ, साइकिल। मैं हंस पड़ा। धूप से भरे कैंपस की सड़क पर एक जोशीला लड़का और एक खूबसूरत लड़की साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते मुझे अपना धुंधला बचपन याद आने लगा। नीले आसमान में तैरते बादल। उस समय तुमने कहा था हम हाथ पकड़कर दुनिया के आखिर तक साथ चलेंगे। कैंपस के लाउड स्पीकर पर FIR फ़ारेनहाइट/FIR फेयरव्योथन का गाना बज रहा था। मैं और शेन जियाई कैंपस की सड़क पर साथ चल रहे थे। वो गीत सुनते ही मेरे दिल में अनजाने में उदासी भर गई। मैंने बगल में चल रही शेन जियाई को देखा और पिछले जन्म की सारी यादें सामने आने लगी। लेकिन इस समय ये गाना बिल्कुल इस माहौल के अनुकूल नहीं था, बल्कि इसने मेरी पुरानी उदास यादों को फिर जगा दिया। कॉलेज के दूसरे साल के पहले सेमेस्टर में शेन जियाई ने अपने करियर का रास्ता चुन लिया था। अपने सपनों के लिए उसने प्यार छोड़ दिया। उसके बाद कॉलेज से ग्रेजुएशन तक मैंने कभी किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। क्या मुझे उससे नफरत थी? बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान अपने सपनों के लिए कुछ चीजों का त्याग करता है तो वो सम्मान के योग्य होता है। वो एक दृढ़ निश्चयी इंसान होता है, भले ही जिसे उसने छोड़ा हो वो मैं ही क्यों न रहा हूं। बाद में पिछले जन्म में मैंने कई बार अपने सहपाठियों से सुना था कि शेन जियाई ने सचमुच असाधारण सफलता हासिल की और आखिर में उसकी शादी एक बहुत अच्छे और संपन्न परिवार के बेटे से हुई। मैंने खुद से पूछा, क्या इस कहानी को एक बार फिर दोहराने की हिम्मत है? मेरे भीतर थोड़ी उम्मीद थी और थोड़ी झिझक भी। उम्मीद इसलिए कि शायद इस बार कहानी का अंत खूबसूरत हो, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अनजाने में एक हल्की सी निराशा भी थी। और झिझक इसलिए क्योंकि जिसने कभी सच में किसी से दिल से प्यार किया हो वो उस एहसास को समझ सकता है। पहले प्यार से बिछड़ने का दर्द सचमुच दर्द होता है, दिल से महसूस होने वाला दर्द, बहुत मासूम, बहुत सच्चा दर्द, पूरा का पूरा प्यार।